Hello students, welcome to the Re-NEET 2026 mock series conducted by Helix Institute. I hope आप लोगों ने PDF तो डाउनलोड कर लिया होगा, है ना? और अगर उसमें से आपने अब जो ज़ूलॉजी का सेक्शन है वो मैं अंबिका त्रेहन आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ और आप इसके साथ 91 क्वेश्चन, कौन से क्वेश्चन से शुरू करने वाले हैं? 91 क्वेश्चन से, ठीक है। मुझे लग रहा है आप लोग सब अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, है ना। और अगर कोई पॉइंट्स अगर आपके मिस हो गए, है ना बेटा, जल्दी जल्दी करते हुए, तो हम आज वो बहुत अच्छे से गो थ्रू कर लेंगे हमारे टेस्ट सीरीज़ में जो डिस्कशन हो रही है अभी, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। ज़ूलॉजी स्टार्ट्स फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 91, ठीक है। तो 91 से शुरू कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म शेड देयर स्केल्स एज स्किन कास्ट। तो एक ऑर्गेनिजम्स हैं और ये जो स्किन कास्ट है, रिमूव करना स्केल्स को, वो किसकी प्रॉपर्टी है? रेप्टाइल वाले पैराग्राफ में लिखा हुआ है, पर रेप्टाइल तो सारे होते हैं। यहाँ पे मैंने आपको चॉइसेस हमने जो दिए हुए हैं उसमें आपको रेप्टाइल्स ही दिख रहे हैं। केलोन एंड टेस्ट्यूडो भी रेप्टाइल है। केलोन क्या होता है? टर्टल होता है। टेस्ट्यूडो क्या होता है? टॉर्टॉइज होता है। पर नाजा एंड केलोट्स, लिजर्ड्स एंड स्नेक्स हैव दिस एबिलिटी टू शेड देयर स्किन एज स्किन कास्ट, स्केल्स को शेड कर देते हैं एज स्किन कास्ट। सो आंसर बन जाएगा 4, विच इज बोथ 2 and 3, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ 29-year-old woman visits a gynecologist seeking a long-term highly effective spacing method for contraception. Which method will the doctor advise her? सो कौन सा मेथड देना चाहिए? जैसे आप क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटे तो आपको ये पॉइंट आता है कि लॉन्ग टर्म चाहिए, ठीक है ना। तो लॉन्ग टर्म के लिए पहली चॉइस फिर आपके सामने आती है डायफ्राम्स एंड वॉल्ट्स, तो वो तो होगा नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होगा। पीरियोडिक एब्सटिनेंस, इसका फेलियर रेट ही बहुत हाई है, ठीक है। स्टरलाइजेशन टेक्निक, ये तो रिवर्सिबल होएगी ही नहीं, इरिवर्सिबल होती है। तो डॉक्टर थोड़ी ना ये एडवाइस करेगा, पहले डॉक्टर ट्राई करेंगे कि उनको हम एक इंट्रा आईयूडी दें, और आईयूडी का एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा होता है कॉपर टी। तो इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा 4th, विच इज आईयूडी कॉपर टी, ठीक है जी। डायफ्राम एंड वॉल्ट्स जब देते हैं, एक चीज़ मैं मेंशन कर दूं आप लोगों को कि उसके साथ एक मेथड सपोर्ट में देते हैं। उस मेथड का नाम होता है केमिकल मेथड, जिसमें स्पर्मिसाइडल जेलीज, फोम्स वगैरह यूज़ करते, जो कि स्पर्म को की फैगोसाइटोसिस में हेल्प करेंगे, ठीक है, वो भी याद रख लेना। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा डायग्राम है, ये एनसीईआरटी का है कि विच एवोल्यूशनरी फिनोमेना इज डिपिक्टेड बाय द स्केच गिवन इन द फिगर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। ये हमने क्यों चूज़ किया क्वेश्चन? क्योंकि ये PYQ का भी क्वेश्चन है। इसमें ये डार्विन फिंचेस है ना, ब्लैक बर्ड है। और जब गैलापागोस आइलैंड पे डार्विन गए थे, जो कि हमारे एवोल्यूशन का बहुत बड़ा मेजर स्टेप था, डार्विन का गैलापागोस आइलैंड पे जाना, तो वहाँ जिनको हम गैलापागोस को हम क्या कहते हैं? लिविंग लैबोरेटरीज ऑफ एवोल्यूशन। वहाँ पे एवोल्यूशन के अलग अलग चीज़ें ऑब्जर्वेशंस करी थी डार्विन ने, तो उसमें से ब्लैक बर्ड भी दिखा था। तो ब्लैक बर्ड ने क्या दिखाया कि मेनलैंड में एक टाइप का और गैलापागोस आइलैंड में आकर वेरियस टाइप्स का बन गया। तो एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में जब स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट एंड लिटरली रेडिएटिंग टू अदर एरियाज ऑफ ज्योग्राफी, ये कौन सा फिनोमेना होता है? बताओ जल्दी से। इस फिनोमेना का नाम है अडैप्टिव radiation, which is a type of a divergent evolution, but it is slightly different from divergent evolution, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा बताइए? adaptive radiation, ठीक है। let's go to the next question. The next question is, arrange the following steps of PCR in the correct sequence and choose the correct answer. PCR अगेन बेटा, अगर आप PYQs चेक करेंगे, मल्टीपल टाइम्स PCR पे क्वेश्चंस आए हुए हैं। PCR बहुत ज़्यादा क्रूशली इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा पूछा जाता है उसके स्टेप्स, क्योंकि उसके स्टेप्स में एक बड़ी इंपॉर्टेंट एंजाइम का नाम आता है, जिसका नाम होता है, क्या बताएंगे सब लोग? टैक पॉलीमरेज। टैक पॉलीमरेज एंजाइम है, और वो टैक पॉलीमरेज एंजाइम बहुत हाई टेम्परेचर्स पे, तो क्या कई बार क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जामिनर, वो थर्मोस्टेबल होती है कि थर्मोलेबाइल होती है? तो वो थर्मोस्टेबल होती है, क्योंकि मोस्टली एंजाइम्स कहती हैं हम हाई टेम्परेचर पे काम नहीं करेंगे, वो टेम्परेचर सेंसिटिव होती हैं। पर PCR का प्रोसेस तो बहुत हाई टेम्परेचर पे चलने वाला है,
तो उसके लिए कौन सी एंजाइम दी जाए? उसके लिए एक ऐसी एंजाइम दी जाएगी जो थर्मोस्टेबल होगी हाई टेम्परेचर्स पे भी। तो इसीलिए पीसीआर के साथ एक एंजाइम का भी नाम आता है। उसके बाद आते हैं इसके स्टेप्स। तो स्टेप्स के लिए ना मेरे पास एक निमोनिक सा है, छोटा सा शॉर्ट फॉर्म, उसको मैं कहती हूँ डेप। डेप से क्या बना? डीनेचरेशन, पहला पॉइंट हो गया। ए से बन गया एनीलिंग, पी से बन गया प्राइमर एक्सटेंशन, पीई से। सो फर्स्ट स्टेप डीनेचरेशन होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ आ गया डीनेचरेशन, फिर आ गया एनीलिंग, ये सेकंड आ गया एनीलिंग, और फिर आ गया प्राइमर एक्सटेंशन, वो आ गया थर्ड पॉइंट। सो हमने अगर सीक्वेंस बनानी है तो मेरी सीक्वेंस थर्ड सही हो जाएगी, BCA। ठीक है जी, नेक्स्ट पे चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विसरल नर्वस सिस्टम इज द पार्ट ऑफ। अब विसरल नर्वस सिस्टम पता क्या होता है? इट्स मेड अप ऑफ, देखो उसके लिए भी एक चीज़ है याद रखने, NFPG। विसरल नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ नर्व्स, द फाइबर्स, द प्लेक्सिस एंड द गैंग्लिया, NFPG उससे बना होता है। और ये विसरल वाला किसका पार्ट है? देखो दो पार्ट होते हैं, या तो होता है CNS, यहाँ होता है PNS। तो PNS का पार्ट हो जाता है, कौन सा सिस्टम हो जाता है बोलो? विसरल नर्वस सिस्टम। और ये अच्छा क्वेश्चन है, विसरल पे पूछा जाए, क्योंकि मोस्टली हमने सारा CNS याद किया होता है, विसरल को भी याद अच्छे से कर लेना है। तो विसरल नर्वस सिस्टम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, CNS टू द विसरल ऑर्गन्स, ये पास करवाता है मैसेजेस को। ठीक है, CNS टू द विसरल ऑर्गन। विसरल ऑर्गन क्या होते हैं अगर किसी बच्चे को नहीं पता? विसरल ऑर्गन हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को विसरल ऑर्गन्स कहा जाता है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डज, एक ग्राफ आपके सामने आ रहा है और बड़ा सिंपल और बहुत अच्छा ग्राफ है, ये भी PYQ में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। What does Y indicate in the graph given below? So that's the x-axis, which is enzyme activity. This is Y. Definitely it is going to show the, बोलो, temperature, और साथ में ये pH भी दिखाता है, बिकॉज एंजाइम pH सेंसिटिव भी होती है, एंजाइम टेम्परेचर सेंसिटिव भी होती है, एंजाइम pH भी होती है। अगर pH घट जाएगा, तो वो क्या बन जाएगी? देखिए अगर मैं ऐसे लाइन लगा दूं, pH कम हो गया तो वो इनएक्टिव हो जाएगी, pH बढ़ गया तो भी वो इनएक्टिव हो जाएगी। इसी तरह से टेम्परेचर पे ध्यान रखिए पॉइंट, टेम्परेचर घट गया तो वो इनएक्टिव हो जाएगी एंजाइम, और अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो वो क्या हो जाएगी? सब लोग बताएंगे, डीनेचर हो जाएगी, डीनेचर हो जाएगी। तो टेम्परेचर और pH का बिहेवियर सेम रहता है, तो ग्राफ हमारा इसी तरह का बनता है, इसीलिए आंसर हो जाएगा बोथ 1 एंड 2। ठीक है जी, हम आगे 96 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 97th क्वेश्चन, अ लैक्टेटिंग मदर एक्सपीरियंसेस अ मिल्क लेट डाउन even when she hears or sees her baby cry. Identify the hormone responsible for this event and the site of its synthesis. अब यस ऐसे होता है, पहले तो बच्चों को लगता है ये क्या कॉन्सेप्ट है, तो हाँ ऐसे होता है। अगर कोई लैक्टेटिंग मदर है तो वो अगर अपने बच्चे को सुन भी ले क्राई करता हुआ, तो मिल्क ऑटोमेटिकली लेट डाउन होता है, क्योंकि इसके लिए एक हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, उस हार्मोन का नाम है ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन को बेटा क्या बोलते हैं? जल्दी से बोल दो। ऑक्सीटोसिन को कहते हैं, इसको बोलते हैं मिल्क इजेक्शन हार्मोन, मिल्क इजेक्शन हार्मोन बोलते हैं बेटा इसको। और ऑक्सीटोसिन पता बनता कहाँ से है? मैं अभी चॉइसेस पे नहीं जा रही, पहले ही आपको एक बात बता दूँ, ऑक्सीटोसिन बनता कहाँ है? बनता है हमारे हाइपोथैलेमस में, और रिलीज और स्टोर होता है। स्टोर कहाँ होता है? स्टोर और रिलीज हो जाता है, स्टोर एंड रिलीज्ड फ्रॉम, बोलो जी कौन से लोब? पिट्यूटरी पता है सबको, पिट्यूटरी के 2 लोब्स होते हैं, एंटीरियर लोब एंड पोस्टीरियर लोब। कौन से लोब में से रिलीज होता है? तो ये रिलीज होता है पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी में से, ये स्टोर होता है और उसके बाद वहाँ से रिलीज हो जाता है। ठीक है जी, दिख रही है स्क्रीन? तो ऑक्सीटोसिन मिल्क इजेक्शन बनता है हाइपोथैलेमस में, स्टोर एंड रिलीज हो जाता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। बहुत अच्छा सवाल है, क्यों? क्योंकि देख लो इसमें क्या आने वाला है,
आपने ऑक्सीटोसिन देख लेना है और आपने फटाफट से चले जाना है पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी पे, पर वो तो आपका आंसर गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे उन्होंने पूछा है साइट ऑफ इट्स सिंथेसिस, वो आपका होना चाहिए था ऑक्सीटोसिन एंड हाइपोथैलेमस, राइट बेटा। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्ट। पहले तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप सब बच्चों को, आप लोग एंग्जाइटी में पेपर करते हैं, करेक्ट इनकरेक्ट देखना भूल जाते हैं, बहुत मिस्टेक हो जाती है। आप लोग पता क्या है, करेक्ट को इनकरेक्ट पढ़ लेते हैं, इनकरेक्ट को करेक्ट पढ़ लेते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपने ध्यान से इनकरेक्ट को अंडरलाइन करके माइंड में रखना है। तो इसमें क्या है कि पहला ही पूछ लिया उन्होंने हिंज जॉइंट। अब हमारी बॉडी में जॉइंट्स होते हैं जी, लेट्स रिवाइज, इससे इम्पॉर्टेंट कुछ हो ही नहीं सकता। स्केलेटल सिस्टम में जॉइंट्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी में 3 तरह के होते हैं। सबसे पहला जॉइंट होता है जो एकदम मोबिलिटी देता है, क्या बोलते हैं उसको, साइनोवियल जॉइंट्स। इससे बढ़िया जॉइंट नहीं है भाई, ऐसे इजी मूवमेंट करा जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ऐसे हाथ हिला दूँ, अरे वाह, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, इसमें कौन सा है, साइनोवियल जॉइंट है। देखो कैसे हाथ हिला रहे हैं, अभी आप भी जहाँ भी बैठे वहाँ कर सकते हैं ये। तो ये जो मूवमेंट आई है ना बेटा, कोई रेजिस्टेंस नहीं आ रहा इसमें, ये बॉल एंड सॉकेट मूवमेंट है और ये साइनोवियल जॉइंट है। साइनोवियल जॉइंट रिस्ट्रिक्ट नहीं करता। पर अगर मैं बात करूँ, इसके बाद दूसरा जॉइंट है जिसको हम बोलते हैं फिक्स्ड। लो भाई, नाम ही सजेस्ट कर रहा है, फिक्स्ड ने तो कहा मेरी तो मूवमेंट ज़ीरो है भाई, मैं तो वहीं हूँ जहाँ हूँ, फिक्स्ड टू। ठीक है, तो ये हमारे जॉइंट्स हो गए हमारे किसके, स्कल के, जो सूचर्स बने हुए हैं स्कल के। स्कल ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रही है, उसमें मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। तो फिक्स्ड जॉइंट्स का एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, फिक्स्ड जॉइंट्स का एग्जाम्पल आएगा सूचर्स ऑफ द स्कल। एक और जॉइंट आएंगे जो कहते हैं हम दोनों के बीच में है, थोड़ी सी मूवमेंट दिखाएंगे पर हम फिक्स्ड भी नहीं है, तो वो आ जाते हैं, क्या बोलते हैं इसको, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स। ठीक है जी, कार्टिलेजिनस जॉइंट्स होते हैं। ठीक है, ये वाले जॉइंट्स होते हैं, इंटरवर्टिब्रल डिस्क में ये जॉइंट्स पाए जाते हैं। तो अब हमारा क्वेश्चन, हमने ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, आप बोलेंगे मैम ये तो नहीं है, फिक्स्ड नहीं है, नहीं, स्लाइटली मूवेबल नहीं, ये पूरा क्वेश्चन साइनोवियल जॉइंट पे होता है। साइनोवियल जॉइंट पे हिंज जॉइंट बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल ना, हिंज होता है, हिंज होता है दरवाजे की तरह, दरवाजे की तरह, दरवाजे की हिंज होती है, तो हिंज दरवाजे की है। तो ये आना था ह्यूमरस में और हमारे अल्ना में एल्बो जॉइंट इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल। तो इसीलिए यहाँ पे इन्होंने कहा ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल, पेक्टोरल गर्डल के साथ ह्यूमरस, वो तो अभी मैंने आपको बताया फ्रीली मूवेबल जॉइंट है। ये हिंज वाला इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट बताते हैं, पाइवेट जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस, एटलस और एक्सिस, इसके अंदर जो जॉइंट आता है वो ये वाला जॉइंट है जिसको हम रोटेशन और नो बोन बोलते हैं ना, नो बोन, ये वाला जॉइंट है। ठीक है, उसके बाद ग्लाइडिंग जॉइंट आता है बिटवीन द कार्पल्स, तो जो हमारी कलाई है, कलाई रिस्ट, इस रिस्ट के अंदर जो कार्पल्स पड़े हैं, कितने कार्पल्स होते हैं, 8 एक साइड पे होते हैं। इन 8 कार्पल्स के अंदर एक जॉइंट होता है जिसको हम कहते हैं ग्लाइडिंग जॉइंट, है साइनोवियल जॉइंट है पर थोड़ी कम मूवमेंट देता है, एक दूसरे पे स्लाइड करते हैं, तो वो ग्लाइडिंग जॉइंट बन गया, दैट इज बिटवीन द कार्पल्स। और फिर मैं इसको स्पेशल एम्फोसिस दूंगी क्योंकि ये सैडल जॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमारी पूरी बॉडी में ये एक ही जगह पाया जाता है, वो है हमारे थंब में। अब आप ऐसे मूव करिए, आपने मेरे साथ इसी क्वेश्चन में पहले बॉल एंड सॉकेट की मूवमेंट करी थी, अब आप इसको ऐसे घुमाइए, आप देखिए थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन मिलेगी आपको, थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन आती है ना। तो ये एक रिड्यूस्ड बॉल एंड सॉकेट टाइप का जॉइंट है और यहाँ पे सैडल है, सैडल है, सॉकेट नहीं है, सैडल में अटैच्ड है। और ये एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, इसके आगे आपको अपने जहाँ भी आप लिख रहे हैं कॉपी में अगर पॉइंट्स नोट कर रहे हैं साथ साथ में, तो प्लीज़ वहाँ ये पॉइंट नोट कर लेना, ये सैडल जॉइंट है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर लोकेटेड इन द एब्डोमेन इन द मेल्स। ठीक है जी, एब्डोमेन में कौन से हैं, तो एब्डोमेन में मेरे हिसाब से देखिए पैनक्रियास, एड्रिनल ग्लैंड, टेस्टिस सही लग रहा है मुझे तो, पर बेटे टेस्टिस इज एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, यस, सो टेस्टिस इज
लगता है बॉडी के नीचे है पर एक्चुअली वो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल है। तो गलती करवाने के लिए पहली चॉइस दे दी है पर पहली चॉइस गलत है। सही आंसर होगा पैनक्रियास एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है जी। थाइमस तो हार्ट में है, ये तो थोरैसिक में है, और लिवर है, पैन ओवरी तो हो ही नहीं सकती है। ठीक है जी। तो ये आंसर बन गया इसका 4। ओके, बी केयरफुल, टेस्टिस आर ऑलवेज एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्पर्म लाइसेंस, आई होप यू ऑल नो, जैसे कि स्पर्म जब ओवा के पास आता है, देखो लेट्स मेक अ डायग्राम। जब स्पर्म ओवा के पास आता है तो स्पर्म जो है वो यहाँ से कुछ एंजाइम्स रिलीज करते हैं। हाँ जी, क्योंकि उसने पाथ बनाना होता है, वो पाथ इधर से बनकर वो फिर अपना अंदर अपने न्यूक्लियस को रिलीज करेगा, साथ में एक सेंट्रियोल भी करेगा, है ना। कौन सा सेंट्रियोल करेगा, चलो रिवाइज करते हैं। डिस्टल सेंट्रियोल करेगा? नो। कौन सा सेंट्रियोल करेगा? प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल को रिलीज करेगा। ठीक है, वो यहाँ आ जाएगा। पर उससे पहले जो ये एंजाइम्स बना रहा है, आपने कहना है हाँ जी मैम एंजाइम बना रहा है। कहाँ से एंजाइम रिलीज हो रही हैं? एक्रोसोम से रिलीज हो रही हैं। एक्रोसोम में जो एंजाइम बन रही हैं वो कहाँ, कहते हैं ना, लाइजोसोम के पास होती हैं, हाइड्रोलिटिक नेचर की हैं। ठीक है, अगर हाइड्रोलिटिक है तो भाई बच्चा अपने आप पहुंचेगा, क्लास 3 होती है। पर पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट है एक्रोसोम है, सब है, पर वो एंजाइम क्या होती हैं? एंजाइम का केमिकल नेचर बताओ मुझे। एंजाइम का केमिकल नेचर, एंजाइम आर, मोस्ट ऑफ द एंजाइम आर, ऑल नहीं बोल देना, मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर, बोलो, प्रोटीनेशियस इन नेचर, है ना, प्रोटीनेशियस इन नेचर है। ठीक है, तो प्रोटीन कहाँ बनता है भाई? तो प्रोटीन कहाँ बनेगा बताओ? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और कौन से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बना होगा ये? RER। तो आंसर क्या बन जाता है? क्लास 3 एंजाइम है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनी है। ठीक है, एंड आर सिंथेसाइज्ड बाय द डैश ऑर्गेनेली द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कोई और डाउट इसमें देख लो। और सिंथेसाइज बाय द ऑर्गेनेली, लाइजोसोम होगा। अगर तुम, मुझे लग रहा है आप लोग पहुंच रहे होगे लाइजोसोम पे, हमने ये क्वेश्चन जानबूझ के बनाया, बट आप सोच लो इस बात को, लाइजोसोम बनाएगा नहीं, बनाता एंजाइम प्रोटीनेशियस है। प्रोटीन कौन बनाता है? RER बनाता है। तो आंसर बन गया इसका 4th। ओके चिल्ड्रन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ सोमैटिक सेल एक सोमैटिक सेल है, ठीक है, नहीं तो हमने बोलना था जर्मिनल सेल। जर्मिनल सेल का कॉन्सेप्ट अलग हो जाता है। सोमैटिक सेल वो होता है जो माइटोटिकली डिवाइड हो रहा है। तो सोमैटिक सेल दैट हैज़ जस्ट कंप्लीटेड द G2 फेज। तो मैं यहीं रुकती हूँ, मैं इसके लिए आपको एक डायग्राम बना के बताती हूँ, सेल डिवीजन का डायग्राम। ठीक है, सो सेल साइकिल जो होता है, सेल साइकिल भी बोल सकते हैं आप इसको, ये सेल साइकिल तो पूरी जिंदगी होती है उसकी, और जब वो डिवाइड करता है उसको सेल डिवीजन बोलते हैं। तो ये पोर्शन उसका डिवीजन का है, इसको बोलते हैं एम फेज। कौन सा फेज बोलते हैं? एम फेज। और ये वाले सारे हिस्से को क्या बोलते हैं बच्चे? बोल दो जल्दी से, क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आई फेज। इसका नाम है इंटरफेज। तो इस आई फेज के अंदर पार्ट्स होते हैं। कौन से पार्ट्स होते हैं? एक होता है G1, एक होता है S और एक होता है G2। ठीक है जी। सो कैसे करना है कि ये बन गया हमारा G1। ठीक है, इसको अच्छे से एक बार बना लेते हैं। ये बन गया हमारा साइकिल और इसमें आ गया हमारा M फेस, और ये बन गया हमारा G1, ये बन गया हमारा S और ये बन गया हमारा G2। ठीक है, G2 का पोर्शन हम चाहते हैं कि हम इतना थोड़ा कम कर दें, M में हम ज़्यादा जगह दे देते हैं। ये लो, ये M फेस है। ठीक है जी। अब अप्रॉक्सीमेट आइडिया ले लो इसका, G1, S और G2 और यहाँ M में बताओ जी क्या होता है? प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस एंड इधर आकर आ जाएगा साइटोकाइनेसिस। और ये सारा क्या बन जाता है? कैरियोकाइनेसिस। क्या बन गया? कैरियोकाइनेसिस। और ये बन गया साइटोकाइनेसिस। ये हो गया M और ये हो गया I। अब I में G1 है, सेल बना, नया बेबी सेल तैयार हुआ। बेबी सेल ने कहा हम तो डिवाइड करने लगे हैं, तो डिवाइड करने से पहले मुझे ग्रो करना पड़ेगा। तो वो ग्रो हो रहा है, ग्रो हो रहा है, ग्रो हो रहा है। ठीक है, अब ग्रोथ का एक फेज आता है जिसका नाम है S फेज। अब S फेज में वो अपने DNA को डुप्लीकेट करता है।
ठीक है, तो डीएनए डुप्लीकेट हो गया। तो डीएनए अगर हमारा था और डीएनए कंटेंट डुप्लीकेट होता है, क्रोमोसोम नंबर डुप्लीकेट नहीं होता। तो अगर मैंने 2n/2c से शुरू किया तो एस फेस में वो 2n ही रहेगा, क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा, क्रोमैटिन मटेरियल डुप्लीकेट हो जाएगा, 2n4c हो जाएगा। और अगर किसी ने G2 में पूछ लिया तो भी 2n4c रहेगा। ठीक है, अब प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में ये नहीं है, प्रॉब्लम है मैंने अभी आपको बोला सोमैटिक से शुरू कर रहा है, आपने कहा ठीक है मैम, पर मैंने पूछ लिया तुमको कंपेयर टू द गमीट ऑफ द सेम स्पीशी। बाप रे बाप, कहाँ आपने सोमैटिक सेल और लेकर आप चले गए गमीट पे। तो दोनों चीज़ें कंपेयर करनी है। अगर वही सोमैटिक सेल उसी ऑर्गेनिज्म ने जब गमीट बनाया होगा तो उसके गमीट का कॉम्पोजिशन क्या होगा, जैसे कि आप लोग सब जानते हो, गमीट होगा N/C। गमीट में तो हैप्लॉइड होता है गमीट, और साथ में उसका डीएनए कंटेंट C हो जाता है, हाफ हो जाता है। तो गमीट का मैंने लिख दिया N/C, और S और G2 में बोला उसने, G2 में आ गया, तो G2 में आपने मैम इधर लिख दिया 2n/4c। अब इनको कंपेयर कर लेते हैं, हम डरते थोड़ा है क्वेश्चन से, हम कंपेयर कर लेंगे। ये लिख रहा है कि अ सोमैटिक सेल दैट हैज़ जस्ट कंप्लीटेड द G2 फेज ऑफ इट्स सेल साइकिल एज कंपेयर टू द गमीट ऑफ द सेम स्पीशी, क्या हो जाएगा उसका क्रोमोसोम नंबर। देखो क्रोमोसोम नंबर ट्वाइस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड 4 टाइम्स द अमाउंट ऑफ द डीएनए। सो ये आंसर बन गया, और आंसर आ गया आपका 4। सो जब आप इस तरह से लिख लेते हैं ना बेटा किसी भी चीज़ को अपना सॉल्व करते हुए भी, तो वो आपको बहुत आसान हो जाएगा। हम फियर के आगे निकल जाते हैं, नहीं तो हम ऐसे कैलकुलेशन देखते हैं ना तो हमें डर लग जाता है, अरे बाप रे पता नहीं क्या है यार, कौन सी कैलकुलेशन डाल दी है, बड़ा मुश्किल होने वाला है। पर नहीं होगा मुश्किल अगर हम उसको इजी वे में ब्रेक डाउन कर दें, जैसे मैम ने ब्रेक डाउन किया है। हाँ मुझे पता है एस फेस में डीएनए डुप्लीकेट होता है, उसके बाद क्या हो जाता है, G2 फेस में आ गए। क्या क्वेश्चन क्या पूछा है, G2 फेस पूछा है, सही है, G2 फेस तो एस से निकल कर आया होगा। ठीक है, क्लियर हो गया ये। तो ये मैं चाहती हूँ आप इस क्वेश्चन को अच्छे से रिव्यू करें, आराम से, घबराहट में ना करें, आराम से करें और इस फॉर्म में बनाएं और उसको उसमें हर एक का कंटेंट डालें कि यहाँ से शुरू हुआ 2n2c से शुरू हुआ, 2n2c से फिर वो यहाँ 2n4c बन गया, 2n4c ही रहेगा। नीट ने एक बार एक क्वेश्चन पूछ लिया था कि वो एम फेज में भी 4c ही रहता है बच्चों, जब तक वो m पूरा ख़त्म नहीं करता तब तक वो यहाँ पे आके 2c और 2c नहीं बनता। ये भी बात याद रख लेना, कंप्लीट m फेज में वो 4c ही रहेगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द इनकरेक्ट मैच। ये आ गया +2 का, और इसमें डिजीज भी दी हुई है, कॉजेटिव एजेंट भी दिया हुआ है, एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन दिया हुआ है। ठीक है, टाइफॉइड दिया है, न्यूमोनिया, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ड्रॉपलेट, डेंगी वायरस, इंसेक्ट वेक्टर बोन। अब आ गया डर्मेटोफाइटोसिस, इसमें कॉजेटिव एजेंट रिंगवर्म, ये जानबूझ के दिया गया है। रिंगवर्म कॉजेटिव एजेंट थोड़ी ना होता है, वो तो फंजाई की क्लास होती है, जीनस ऑफ फंजाई। ठीक है, ये डर्मेटोफाइट्स, पर यहाँ पे रिंगवर्म तो उसका नाम है, और रिंगवर्म डिजीज का नाम है। रिंगवर्म कुछ नहीं है ना, राउंड वर्म होता है, ठीक है, फ्लैट वर्म होता है। रिंगवर्म तो उसका हमने डिजीज के नाम को, क्योंकि बच्चे मोस्टली ऐसे ही सोचते, ये आपको क्लियर होना चाहिए, कंफ्यूज नहीं हो जाना। ये लाइन है, ऐसे भी ये लाइन है, ऐसे भी ये लाइन है। ठीक है जी, क्लियर हुई ये बात। सो इसमें आपका इनकरेक्ट मैच ढूंढना था, डर्मेटोफाइटोसिस और रिंगवर्म आ गया, फोमाइट बोन ठीक है इसके लिए। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 103 PCT ऑफ द नेफ्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। अब मैंने तो पहले भाई PCT देख लेना है कहा, मेरे माइंड में एक डायग्राम आ जाना चाहिए। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल आ गया, ये नीचे बनी उसका लूप ऑफ हेनले, ये आ गया, ये लो जी, ये असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ये DCT बन गया, और यहाँ आ गया ये लो जी, ये आ गया हमारा कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है बेटे,
ये आ गया कॉर्टेक्स, ये आ गया मेड्यूला। अब चलते हैं, अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? पीसीटी ऑफ द नेफ्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। सो अगर मैम ने बोला ये बोमैन कैप्सूल है, ये हमारा पीसीटी है, ये हमारा लूप ऑफ हेनले है, ये हमारा डीसीटी है, ये हमारा कलेक्टिंग डक्ट है। वो कहता है कि पीसीटी क्या करता है? पीसीटी फिल्ट्रेशन करता है। अरे भाई, तो ग्लोमेरुलस क्या कर रहा होगा भाई? ये तो हमको पता है। यहाँ तो ग्लोमेरुलस एंड बोमैन कैप्सूल है। बोमैन कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस क्या करेगा फिर? सो फिल्ट्रेशन के लिए तो ये रिस्पॉन्सिबल है, तो पीसीटी नहीं है। मेंटेनेंस ऑफ जीएफआर ओनली, ना, उसका रोल तो कुछ और होता है। लेट्स सी, आगे आ रहा है। सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, NaCl इन वाटर। सो वो 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर की रीएब्जॉर्प्शन कर देता है। इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर की रीएब्जॉर्प्शन कर देता है, और इसी कारण से 99% ऑफ द फिल्ट्रेट जो फिल्टर होता है, इसी कारण से 99% ऑफ द फिल्ट्रेट इज रीएब्जॉर्ब्ड बाय द नेफ्रॉन। ठीक है ना? बट यहाँ परसेंटेज 70 to 80% के लिए पीसीटी रिस्पॉन्सिबल है। बाकी 99% का पूरा नेफ्रॉन में 99% रीएब्जॉर्ब हो जाता है। यूरिन जब निकलता है वो सिर्फ 1 से 1.5 लीटर पर डे निकलता है। कितना यूरिन निकलता है? 1 से 1.5 लीटर्स पर डे का यूरिन निकलता है। कौन रिस्पॉन्सिबल होता है बच्चों? उसके लिए पूरा नेफ्रॉन का फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन। 3 स्टेप्स होते हैं: सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, ग्लोमेरुलर अल्ट्राफिल्ट्रेशन, सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन, जो कि थोड़ा कम रोल प्ले करता है। ठीक है जी, क्लियर हो गया? लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What will be the cardiac output? Again a numerical। घबराना नहीं, हमने किसी भी न्यूमेरिकल से हम नहीं डरते, हम तो उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर लेते हैं हर चीज़ को। ठीक है? What will be the cardiac output of a person who is having 100 QRS waves in the ECG per minute? ओके जी, फाइन। 100 QRS वेव, तो मुझे इतना तो पता है कि ECG है। लो जी, हम ECG बना लेते हैं। ECG क्या है? P है, ये Q है, ये R है, ये S है, ये T है, ये रहा। अब ये P है, ये Q है, हाँ जी, ये R है, ये S है और ये T है। तो QRS जब मैंने लिया, ये QRS is actually equivalent to the cardiac cycles per minute. So I can say that if I count the QRS, I'll be able to know the heart rate. Okay, so if I'm saying कि मैंने काउंट किए, मेरे को ECG में ना 100 QRS वेव मिली, तो मैंने बोल दिया सही है। इसका मतलब उसका हार्ट रेट क्या बन गया? 100 बीट्स पर मिनट हार्ट रेट बन गया। ठीक है बच्चों? अब मैंने बोल दिया, अब मैंने क्या, वो क्या पूछता है? मेरे को पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए। कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। मुझे ये निकालना है, ये x है, मुझे नहीं पता। मुझे हार्ट रेट तो मैंने निकाल लिया, ये बन गया 100 का हार्ट रेट। अब मुझे स्ट्रोक वॉल्यूम पे पता लगाना है। अब मेरे को फिर घबराहट शुरू हो गई, ये क्या बोल रहा है भाई? इफ़ द वॉल्यूम ऑफ ब्लड एट द एंड ऑफ द वेंट्रिकुलर डायस्टोल, तो बेटा प्लीज़ एक डायग्राम बना लो साथ साथ में मेरे। ये डायस्टोल है। डायस्टोल मतलब ये मैंने क्यों ये बड़े बनाए हैं, ये क्यों ह्यूज बनाए मैंने? क्योंकि ये रिलैक्स कर रहा है डायस्टोल। ऐसे सोचा करो, ऐसे डायस्टोल कर रहा है, आराम से रिलैक्स कर रहा है हार्ट। तो जब वो हार्ट रिलैक्स पोजीशन में है तो उसका प्रेशर क्या होने वाला है? बहुत लो होने वाला है, क्योंकि उसका वॉल्यूम ज़्यादा है। वॉल्यूम ज़्यादा है, प्रेशर लो है, तो क्या होने वाला है? अरे भैया, इसमें तो सारा ब्लड भर जाने वाला है ना? तो इसमें ब्लड भर गया। ठीक है जी, इस 100 ml, तो हमने कहा ना, है ना, देखो देखो, एंड ऑफ द वेंट्रिकुलर डायस्टोल, पूरा डायस्टोल हो गया, एंड हो गया। कितना ब्लड आ गया जी? उसने कहा भाई इसने ना 100 ml भर लिया है। हमने कहा अच्छा सही है, 100 ml आ गया ब्लड। बोले हाँ। फिर वो बोलता है वॉल्यूम ऑफ द ब्लड रिमेनिंग एट द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो गया। हमने कहा अच्छा, ब्लड उसने पंप कर दिया, सिस्टोल हुआ होगा तो प्रेशर बढ़ा होगा और इसलिए ब्लड बाहर निकला होगा हार्ट से, है ना, सेमिल्यूनार वॉल्स खोल के। बोले हाँ जी। तो अब कितना ब्लड रह गया होगा? बोले ब्लड मैडम हमने काउंट किया 50 ml रह गया।
100 ml था, 50 रह गया, इसका मतलब उसने पंप कितना किया बाहर, 50 ml, है ना, 100 माइनस 50। तो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, बीट वॉल्यूम होता है भाई। हर बीट में वो कितना वॉल्यूम ब्लड का पंप आउट कर रहा है, तो क्या हो गया बता दो, 50 हुआ। तो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या हुआ, 50 हुआ, सही है। तो 50 इंटू 100 कर देना है मैंने, तो ईजी हो गया, मेरा तो फॉर्मूला काम आ जाएगा। अब ये बन गया 5000 ml पर मिनट। बट बच्चों, मैंने तुम्हें नीट के लिए एक चीज़ बतानी है, याद रखना है, हमने कार्डिक आउटपुट जो होता है ना, मैं बोलती हूँ बताओ ट्रू के फॉल्स। कार्डिक आउटपुट इज द अमाउंट ऑफ द ब्लड पम्प्ड बाय द हार्ट इन 1 minute। ट्रू के फॉल्स? It is false. It is false. Why? Because it is the amount of blood pumped by each ventricle in 1 minute. So be careful. एक एक वर्ड इधर उधर हो जाता है तो आंसर गलत हो सकता है, ठीक है जी। तो ये भी पॉइंट याद रखना आपने, ओके। पर ये अगर मुझे लग रहा है न्यूमेरिकल है, एक बार और मैं बता देती हूँ आपको कि what will be the cardiac output of a person who is having 100 QRS wave। तो जैसे ही 100 QRS wave बोल दी ना पीसीआर ECG में, तो आपने फट से QRS को इक्विवेलेंट करते हैं, क्योंकि QRS is actually the ventricular contraction। The ventricle will lead to ventricular contraction is ventricular depolarization की वेव है। तो ये गिन लेंगे पूरे 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 100 आ रही है, इसका मतलब ये है पक्का कि ये उसकी हार्ट बीट 100 चल रही है। हमने कहा हार्ट रेट मिल गया, 100 मिल गया। अब आता ये मुझे SV कैसे पता चले, स्ट्रोक वॉल्यूम कैसे पता चले, तो उसने कहा दिया तो हुआ है भाई तुमको, 100 था पूरा भरा हुआ, 50 रह गया, तो चला कितना गया, 50। स्ट्रोक वॉल्यूम होता है अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड बाय ईच एट ईच बीट वॉल्यूम, ईच बीट कोई भी समझ लेगा, ईच बीट पे 50 ml जा रहा है। बीट कितनी है, 100 गुना 50, 5000 ml पर मिनट। सो मेरा आंसर बन जाएगा थर्ड। 104 का आंसर 3 है, मैंने रिपीट भी कर दिया क्योंकि ये न्यूमेरिकल बेस था। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस कंटेन प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज। अब हाँ, प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी का कॉन्सेप्ट बड़ा पसंद आता है नीट वालों को। क्यों? क्योंकि ये बताता है कि भी कई बार देखो, लेट मी जस्ट हैव अ फ्यू डिस्कशन अबाउट दिस। छोटा सा पॉइंट ये कि जब हमारी बॉडी में ना कोई एंटीजन आ जाता है तो हमारी बॉडी क्या बनाती है, एंटीबॉडी। जब हमारी बॉडी में कोई एंटीजन आता है तो हमारी बॉडी क्या बनाती है, बोलो जल्दी से, एंटीबॉडीज। यस, तो वो तो बना रही है। तो जब हम ऐसी बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ये इम्यूनिटी मैडम आपने खुद बनाई, बॉडी ने बनाई। हमने कहा हाँ बॉडी ने बनाई, तो इम्यूनिटी का नाम क्या आ जाएगा, बोलो जी, एक्टिव इम्यूनिटी। पर जब मैंने कहा नहीं यार अभी इतना टाइम नहीं है, बहुत जल्दी कोई बड़ी सीरियस बीमारी है, उसके लिए बॉडी ना जब तक बनाएगी ना एंटीबॉडीज जब तक बनाएगी, इम्यूनिटी बनाएगी, लेट हो जाएगा। बोले फिर क्या करें, बोले हमने ना बनी बनाई एंटीबॉडी दे दो यार। बोले बनी बनाई एंटीबॉडी चाहिए, बोले हाँ। तो जब बनी बनाई एंटीबॉडी आती है तो उस इम्यूनिटी को बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी। कौन सी इम्यूनिटी बोलते हैं बच्चों, पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव एक्टिव, एक्टिव जब वो खुद बना रहा है, पैसिव जब उसको बनी बनाई मिलती है। बनी बनाई मिलती है कि जब बड़ा सीरियस है बात, या फिर जैसे कि छोटा बेबी है, छोटा बेबी बॉर्न हुआ है, उसको चाहिए इम्यूनिटी, वो अपनी जब तक बनाएगा बड़ा समय लगेगा, तो उसको मिलती है इम्यूनिटी मदर से, उसको वूम में ही मिल जाती है ट्रांसप्लेसेंटल इम्यूनिटी। ट्रांसप्लेसेंटल इम्यूनिटी मिल जाती है, वो भी प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी IgG से मिल जाती है। फिर जैसे ही वो दुनिया में आता है, बॉर्न होता है, तो उसको मदर के मिल्क में मिल जाती है, कोलोस्ट्रम। फर्स्ट फ्यू डेज वाला मिल्क कितना इंपॉर्टेंट होता है, उसमें IgA होते हैं। तो कहने का मतलब है कि जब बनी बनाई एंटीबॉडीज़ भी मिलती हैं, वो ये एग्जाम्पल्स हैं आपके पास। एग्जाम्पल आ गए, एंटी टेटनस सीरम। जब चोट लगती है भाग के डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या करते हैं, फटाफट से चोट देखते हैं, अरे भाई अच्छा स्क्रैच है या जो भी है, ब्लड थोड़ा सा निकला है, चलो फटाफट पहले इनको इंजेक्शन लगाओ, पहले इंजेक्शन लगाओ। वो इंजेक्शन का क्या होता है, एंटी टेटनस सीरम होता है। उसमें प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ है, क्योंकि बेटे हम रिस्क नहीं कर सकते,
ठीक है, टेटनस डिजीज़ बड़ी फेटल हो सकती है, तो इसीलिए व्हाट वी डू इज़ वी गिव ऑलरेडी प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी, सो दिस इज़ ऑल्सो गिविंग एंटीबॉडी। एंटी वेनम, हाँ जी, वेनम को काउंटरैक्ट करने के लिए बने बनाई एंटीबॉडी है, तुरंत अभी किसी ने बाइट किया, किसी स्नेक ने, किसी ने, तो क्या तैयार होगा, प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी का इंजेक्शन लग जाएगा। पर टेटनस टॉक्सॉइड ये नहीं होता प्री फॉर्म्ड। टेटनस टॉक्सॉइड एक बैक्टीरियल टॉक्सिन है जो हमारी बॉडी में जाएगा, वो एक वैक्सीन होगी, वो वैक्सीन होगी। और वैक्सीन क्या करती है, हमारी बॉडी में इम्यूनिटी तैयार करती है, हमारी बॉडी में इम्यूनिटी, हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बनवाएगी, बनी बनाई एंटीबॉडी नहीं मिलने वाली है। समझ आ गई ना बात? बनी बनाई मिले तो वो क्या हो जाती है, पैसिव, वो इन तीनों में बनी बनाई मिल रही है। पर अगर हम बनाएंगे खुद, तो मैंने ऐसे कई बारी बच्चों को समझाया है कि ये चीज़ है, अब इसमें आपको एंटीजन मिल रहा है, ये लो एंटीजन मिल रहा है बॉडी को, तो ये कौन सी इम्यूनिटी हो गई, एक्टिव। पर बना बनाया एंटीबॉडी मिल रहा है, ए बी एंटीबॉडी मिल रहा है, जस्ट अ शॉर्टकट बता रही हूँ आपको याद रखने के लिए, नीट में बहुत कम समय रह गया है। एंटीबॉडी मिलता है तो ये एक्टिव इम्यूनिटी हो जाती है। ये कौन सी इम्यूनिटी हो जाती है बच्चों, पैसिव इम्यूनिटी। ओके, राइट, सो 105 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, रीड द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। फॉसिल वॉज डिस्कवर्ड इन जावा इन 1891, और जैसे 1891 का बात आता है तो बच्चों के माइंड में होमो इरेक्टस साफ आ जाता है, और क्रेनियल कैपेसिटी अराउंड 900 सीसी होती है। होमो इरेक्टस जावा मैन की जब भी बात होती है, इसकी क्रेनियल कैपेसिटी नॉट मोर देन 1000 बोलनी है, याद रखना है, ठीक है बच्चे, 1000 सीसी के ऊपर नहीं होती, 1000 सीसी के नीचे नीचे रहती है। और ये नीट का बड़ा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा दिया, आप भी अपनी कॉपी में ये पॉइंट नोट कर लो कि जो 8 मीट था वो होमो इरेक्टस था, ठीक है जी। 1891 में इसके फॉसिल मिले थे, ठीक है जी। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्टार्च गिव्स ब्लू कलर विद आयोडीन। यस, स्टार्च गिव्स ब्लू कलर विद आयोडीन बिकॉज आयोडीन, अब मैं आपको एक टेक्निक बताती हूँ, असर्शन रीज़न से घबराते नहीं होते हैं, रीज़न को छुपा दो और खुद से अपना एक रीज़न बनाओ, उसके बाद रीज़न को पढ़ो, नहीं तो आप बायस हो जाते हो। अगर आप सीधा रीज़न पढ़ लेते हो तो आपका माइंडसेट वैसा बन जाता है। पहले आप अपना रीज़न बताओ। देखो मैंने तो नहीं पढ़ा, मैंने कहा स्टार्च गिव्स ब्लू कलर विद आयोडीन। हाँ जी, स्टार्च ब्लू कलर इसलिए देता है क्योंकि वो जो उसकी हेलिकल कॉइलिंग होती है ना, हेलिकल कॉइलिंग होती है, आयोडीन ब्लू कलर इसलिए देता है स्टार्च के साथ क्योंकि जो हेलिकल कॉइलिंग है, ऐसे 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 हेलिकल कॉइलिंग के अंदर आयोडीन ट्रैप हो जाता है, ये आयोडीन ट्रैप हो गया, ठीक है। और जितना ज़्यादा आयोडीन ट्रैप हो जाएगा, ये देखिए आयोडीन आयोडीन आयोडीन, ये जितना ट्रैप हो गया ये ब्लूइश कलर देना शुरू हो जाएगा। तो उसका हेलिकल स्ट्रक्चर जो है ना वो रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। पर मैं यहाँ पे एक पॉइंट भी आपको बता दूँ, देखिए ज़रा, आई होप आपको दिख रहा है क्लियरली। स्टार्च के दो हिस्से होते हैं, अमाइलोज एंड अमाइलो, बोल दो जल्दी से, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन, ठीक है, अमाइलोपेक्टिन और अमाइलोज। अमाइलोज के पास ये ऐसा हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, अमाइलोपेक्टिन मोस्टली ब्रांचिंग होती है, ये लो ब्रांचिंग, ठीक है। सो ये ब्रांचिंग होती है, और जो हेलिकल कॉइलिंग है उसके, हेलिकल मतलब हेलिक्स जैसे स्टेयर्स होती है, हेलिकल स्टेयर्स होती हैं, है ना, उसमें फंस जाती है आयोडीन, और इसलिए वो बहुत ज़्यादा फंसती है, तो इसलिए वो डेंस कलर आ जाता है, और इसीलिए उस कलर को ब्लू कलर बोलते हैं। लेट्स रीड द रीज़न, चले रीज़न पे पढ़े। रीज़न है, स्टार्च फॉर्म्स हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर, इस कॉइलिंग को सेकेंडरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। आपको प्रोटीन में भी याद होगा, प्राइमरी स्ट्रक्चर, बोलो प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, 4 स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हेलिकल कॉइलिंग आती है, ठीक है। वो इन्होंने इसमें भी यूज़ कर दी तो घबराना नहीं है, हाँ मैम वो तो प्रोटीन के लिए नहीं, जो भी ऐसे कॉइलिंग दिखाएगा उसको हम सेकेंडरी बोल सकते हैं। स्टार्च फॉर्म्स हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर एंड इट कैन होल्ड आयोडीन मॉलिक्यूल इन द हेलिकल पोर्शन। यस, राइट।
सो आंसर क्या बनना चाहिए था, इज रीजन एंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ओके बच्चा, तो क्या करते होते हैं असर्शन रीजन में, पहले रीजन को छुपा दो, असर्शन को पढ़ो, माइंड में रीजन तैयार करो और फिर अच्छे से पढ़ लो रीजन, तो आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चा, और हमेशा हम गलती करने के हमसे हो जाती है, हम हमेशा अच्छा सा पढ़ लेते हैं पर कहीं ना कहीं हम नर्व इम्पल्स में कंफ्यूज हो ही जाते हैं, और पेपर में तो 100% ये डालते हैं क्योंकि उनको पता है कि बच्चा जल्दबाजी में गलती करेगा। सो मैं आपको ना बिना पढ़े, चलो जी आ जाओ यहाँ पे, एक नर्व बना के दिखा रही हूँ आपको, ये 3 स्टेट्स दिखा रही हूँ, यहाँ पे हो जाएगी पोलराइज स्टेट, यहाँ पे हो जाएगी डीपोलराइज्ड और यहाँ पे हो जाएगी रीपोलराइज्ड। तो रीपोलराइज से मतलब वो किस जगह को जाने वाली है, रीपोलराइज के बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा, पोलराइज्ड। सो जब वो पोलराइज्ड है, तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं डिटेल, क्योंकि हमने और क्वेश्चंस भी डील करने हैं, तो मैं आपको ये बता दूं कि जब वो पोलराइज्ड है तो उसकी परमेबिलिटी पोटेशियम के लिए हाई होती है, डीपोलराइज्ड है तो परमेबिलिटी सोडियम के लिए हाई होती है, और फिर से पोटेशियम के लिए हाई हो जाती है। तो मैंने इसके लिए एक शॉर्टकट निकाला हुआ है, इसको मैं लिखती होती हूँ, देखो आपको दिखेगा। हम पंजाबी में गेहूं को क्या बोलते हैं, कनक बोलते हैं ना, कनक, तो कनक बन गया KNA और K, सो ये बन गया कनक। सो पहले परमिएबिलिटी किसके लिए है, पोटेशियम के लिए, मोर है, मैंने नहीं कहा सोडियम के लिए नहीं है, बंद है, नहीं, पोटेशियम के लिए मोर है, फिर सोडियम के लिए मोर है, और फिर पोटेशियम के लिए दोबारा मोर है। तो ये बन गया क न क सीक्वेंस, ये याद रख लेना। और पहले नेगेटिव, शुरुआत आप कैसे होते हैं बच्चे, मोस्टली दूर रहते हैं टीचर्स के साथ तो क्या नेगेटिविटी आ जाती है, पर जैसे टीचर के पास आते हैं तो फिर से टीचर के पास आते हैं, फिर से पॉजिटिव, फिर से घर जाते हैं, फिर से नेगेटिव आ गया मैम, फिर पॉजिटिव कर दो, तो ये वाली बात है। तो कैसे बोलना है, पहले नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, और फिर से नेगेटिव। सो स्टार्ट कैसे कर रहे हैं, नेगेटिव से। सो माइनस होता है अंदर का मेम्ब्रेन, -70 मिलीवोल्ट इज द रेस्टिंग पोटेंशियल, +30 मिलीवोल्ट इज द एक्शन पोटेंशियल, एंड देन अगेन माइनस 90 millivolt is the hyperpolarization, and -70 millivolt is again the polarization, right? So ये याद रखना है, पर आप कंफ्यूज नहीं हो, आप सीधा बताओ, बोलो पहले किसके लिए परमिबिलिटी है, क किसके लिए है, पोटेशियम, कब, जब वो पोलराइज्ड है। नेक्स्ट पे आ जाओ, डीपोलराइज्ड है, किसके लिए है, सोडियम। फिर आ जाओ नेक्स्ट, किस पे आ जाओ, किस पे बताओ, रीपोलराइजेशन, किसके लिए आ गई, क, पोटेशियम, क। ठीक है जी। उसके बाद अब हम चलें क्वेश्चन पे चलें अपने। हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स। The ion channels present on the neuronal membrane are selectively permeable to different ions. Yes, selectively permeable होते हैं। When neuron is at rest क्या बोला था मैंने, rest means polarized, ये रहा। The axonal membrane is comparatively more permeable, चल भाई wrong, सोडियम थोड़ा ना होता है क न क, चलो गलत। Axonal membrane is permeable to negatively charged protein, हाँ बेटा, ऐसे इसके अंदर कुछ प्रोटीन एंड क्लोराइड आयंस भी होते हैं। क्या होते हैं, प्रोटीन एंड क्लोराइड आयन। वो तो हिलेंगे नहीं भाई, प्रोटीन बहुत मोटू सा होता है, बड़ा सा होता है, प्रोटीन नहीं हिल सकता, प्रोटीन नहीं हिल सकता, तो प्रोटीन अंदर ही रहता है और इसीलिए नेगेटिव चार्ज को बढ़ाता है। तो ये बात तो मुझे सही लग रही है, इस परमिएबल टू नेगेटिव, ये अंदर रहना चाहिए तो सही है। ये बोलता है परमिएबल है, नहीं जी, आंसर यहाँ पे इम्परमिएबल होता तो सही था, तो ये भी गलत हो गया। Fluid outside the axon contains a low concentration of potassium and a high concentration of sodium, and thus forms a concentration gradient. Definitely, let me get to this concept also कि अगर ये पोटेशियम है, ये भी पोटेशियम है, पोटेशियम 30 अंदर है, पोटेशियम 1 बाहर है, सोडियम 10 बाहर है, सोडियम 1 अंदर है। ये क्या कहता है, लेट्स गो बैक टू द स्टेटमेंट। फ्लूइड आउटसाइड द एक्सॉन कंटेन्स अ लो कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम, हाँ जी 1,
हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम, हाँ जी 10 फॉर्म्स अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यस, बिकॉज हायर के पोटेशियम अंदर ज़्यादा है, सोडियम बाहर ज़्यादा है, तो ग्रेडियंट के हिसाब से सोडियम अंदर आने की कोशिश करेगा, पोटेशियम हमेशा बाहर जाने की कोशिश करेगा। सिर्फ उनकी कोशिश को हम कंट्रोल कर लेते हैं। पहले वाले में कोशिश कर रहा है पोटेशियम बाहर जाने की, हम कह रहे हैं नहीं भाई, पोटेशियम बाहर जाने की कोशिश कर रहा है, सोडियम अंदर आने की कोशिश कर रहा है, हम सोडियम को कह रहे हैं नहीं तू स्लो आएगा, पोटेशियम फास्ट जाएगा, इसीलिए क इसमें सोडियम को दे देंगे चांस, इसमें फिर से पोटेशियम को चांस दे देंगे। सारा कुछ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से ही होगा, चांस हम देंगे। हम कौन है, हम कौन है, हम हैं ये मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन कौन है, एक्सोलेमा। क्या है मेम्ब्रेन का नाम, दोबारा से बोल दो जल्दी से, एक्सोलेमा। ठीक है, सो ये भी हो गया। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The next question is match the column 1 and column 2 and select the correct option. मिथेनोजेंस मैचिंग है, मोस्टली मैचिंग में एक ट्रिक लगाया करो, पहली 1-2 में मैच हो जाता है तो बस आंसर बन जाता है। मिथेनोजेंस, मिथेनोजेंस क्या करते हैं, बायोगैस। मिथेनोजेंस करेंगे बायोगैस। और फ्लॉक्स होते हैं, फ्लॉक मुझे पता है भाई कहाँ बनते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट में बनते हैं। किस में बनते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट में फ्लॉक होते हैं, जिस पे आपने एक्टिवेटेड स्लज का भी क्वेश्चन किया होगा। एक्टिवेटेड स्लज होता है, ठीक है, फ्लॉक्स। ड्रैगन फ्लाइज जो होते हैं, ड्रैगन फ्लाई क्या होते हैं, ड्रैगन फ्लाई वो होते हैं जिसको हम लोग हेलीकॉप्टर कहते हैं, है ना, पानी के आसपास घूम रहे होते हैं ड्रैगन फ्लाइज। तो ड्रैगन फ्लाइज किसके ऊपर फीड करते हैं, मॉस्किटो की लार्वी पे, वो पानी में पड़ी होती है। तो अगर हम ड्रैगन फ्लाई डाल दें ना जहाँ मलेरिया और बाकी डिजीज़ेस फैली हुई हों, जो इंसेक्ट से हो रही हैं, मॉस्किटो से हो रही हैं, तो उन जगहों पे अगर ड्रैगन फ्लाई छोड़ दी जाए तो वो उसकी लार्वा को खा लेते हैं। लार्वी वोरस है, ठीक है जी। तो ये बन जाएगी हमारी बात। ड्रैगन फ्लाई को मैंने ले लेना है बायो कंट्रोल से, और सैक्रोमाइसिस को मैंने ले लेना है बेकिंग, बेकर्स एंड ब्रूअर्स यीस्ट। आंसर बन गया मेरा 2। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Identify the correct option A, B, C and D with respect to the spermatogenesis. अब सबसे पहले ये GnRH लिख दिया, मेरे को यहाँ नीचे नीचे नहीं देखना, मुझे अपना आंसर आता है, हम कॉन्फिडेंट है, ठीक है ना। हम तो अपना आंसर बाद में देखेंगे, पहले तो हम फ्लो चार्ट बनाएंगे बढ़िया सा। अब ये GnRH, अब इससे भी ऊपर क्या हम लिख सकते हैं, बोलो जी। GnRH कहाँ से आया होगा बच्चों, हाइपोथैलेमस से आया होगा। हाइपोथैलेमस में से GnRH बना। GnRH दो तरह का होता है, LH एंड FSH, गोनाडोट्रोफिन्स। LH को अगर मुझे नीचे दिखा ना जैसे एंड्रोजन बोल रहे हैं, इसका मतलब ये मेल सिस्टम की बात कर रहे हैं, मैं उसको ICSH भी लिख सकती हूँ, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। दिस गोज टू द डैश सेल्स। अब कौन से इंटरस्टिशियल सेल, तो मैंने बोल ही दिया, इंटरस्टिशियल सेल कौन से सेल होते हैं, लेडिग सेल्स। लेडिग सेल्स पे इसका एक्शन हो गया। और FSH का सर्टोली सेल्स पे एक्शन हो गया। सर्टोली सेल्स स्पर्मियोजेनिक फैक्टर रिलीज करेंगे, स्पर्मियोजेनिक फैक्टर जो स्पर्मियोजेनेसिस कराएगा। ये लो जी, हमारा टेबल हो गया पूरा, स्पर्मियोजेनेसिस हो गया। लेट मी नाउ सी दी चॉइसेस। क्या बना है, ए क्या बना, जल्दी बता दो मेरे को। ए क्या बना, FSH। बी क्या बना, लेडिग सेल्स। सी क्या बना, सर्टोली सेल्स। डी क्या बना, स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है बच्चों, क्या बन गया, सही बन गया आंसर। क्या बना आंसर, फास्ट, सबसे बढ़िया बच्चे ने मार्क कर दिया आंसर 1। ठीक है, कंफ्यूज तो होना ही नहीं, ठीक है। गोनाडोट्रोफिन्स हैं FSH का और LH ओले मैन ह्यूमन में, मेल्स में, ह्यूमन मेल्स में इसको आप ICSH भी बोल सकते हो, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है जी, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज how many of the following are similarities between proteins and all the polysaccharides? Okay, so this question goes to the chapter name is biomolecules. We also call it as biochemistry. This is very important for MBBS, for your coming years in MBBS, है ना। तो इसीलिए इसका कॉन्सेप्ट अगर आप अभी स्ट्रॉन्ग बना लेंगे, आपको आने वाले सालों में बहुत ईजी रहेगा।
सो क्या होता है कि ये बोलता है सिमिलैरिटी बिटवीन प्रोटीन एंड पॉलीसेक्राइड। होमोपॉलीमर नहीं जी, प्रोटीन कभी भी होमोपॉलीमर नहीं होता। प्रोटीन क्या होता है जल्दी बता दो, जल्दी से कौन आंसर देगा? प्रोटीन्स आर हेट्रोपॉलीमर्स। क्या होते हैं? हेट्रोपॉलीमर्स। तो होमोपॉलीमर तो कॉमन नहीं हुआ। अच्छा, फिर बोल रहा है कि मैक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं। हाँ भैया, पॉलीसेक्राइड बोल रहे हो, मैक्रो ही होगा। मैंने मोनोसेक्राइड थोड़ी ना बोला है। मोनोसेक्राइड हो सकता है, स्मॉल माइक्रोमॉलिक्यूल। शुगर होती है छोटी छोटी, वो माइक्रोमॉलिक्यूल है। मैंने तो बोला है पॉलीसेक्राइड। मैक्रोमॉलिक्यूल तो सही है, होमोपॉलीमर गलत है। फाउंड इन द रिटेंटेट। तो जब हमने वो इसको एक सोल्यूशन बनाया था किसी भी लिविंग टिश्यू को, और एक बीकर के ऊपर रखा था और फिल्टर पेपर से इसको फिल्टर कर लिया था, फिल्टर करके हमने यहाँ पे कुछ कलेक्ट हो गया था। अच्छा जी, नीचे आकर एक फिल्ट्रेट बन गया था। अब जो ऊपर कलेक्ट होगा डेफिनेटली वो तो बड़ा मॉलिक्यूल होगा, और जो नीचे आ जाएगा वो डेफिनेटली स्मॉल मॉलिक्यूल होगा। ऊपर जो कलेक्ट होगा वो डेफिनेटली बड़ा मॉलिक्यूल होगा, पर एक एक्सेप्शन के साथ। कौन सा बच्चा वो एक्सेप्शन बताएगा? कौन सी एक्सेप्शन के साथ? ऊपर वाले में एक एक्सेप्शन आती है और वो होते हैं लिपिड्स। अब प्रॉब्लम ये है कि लिपिड्स तो भाई बेचारा फंस गया, वो तो छोटा मॉलिक्यूल है जी, 800 डाल्टन का उसका मॉलिक्यूलर वेट है, पर वो फंसा पड़ा है। उसने बड़े लोगों से दोस्ती कर ली और इसीलिए वो ऊपर 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 आ जाता है बेचारा, है वो छोटा। तो इसीलिए इज नॉट, क्या बोलती है एनसीईआरटी? लिपिड्स आर नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रो मॉलिक्यूल। यस, शाबाश। सो ये पॉइंट याद रखना है आपने। वो तो मैंने आपको रिटेंटेट और फिल्ट्रेट की बात बताई। ये पूछता है हमको प्रोटीन और पॉलीसेक्राइड की सिमिलैरिटी बताओ। हमने कहा होमो नहीं होते, मैक्रो होते हैं। फाउंड इन द रिटेंटेट, तो मैंने कहा हाँ जी, रिटेंटेट में तो दोनों आ जाते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हाँ जी आ जाते हैं। और मॉलिक्यूलर वेट डज नॉट एक्सीड, अरे भाई ये कैसे हो गया? 800 डाल्टन तो छोटा मॉलिक्यूल है, तो 800 डाल्टन ये गलत हो गया। तो मेरे पास आंसर आ जाएगा इसका, क्या पूछ रहे हैं जी? सिमिलैरिटी पूछ रहे हैं, आंसर आ जाएगा 3। ओके जी, क्लियर है बच्चा? लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ट्यूमर सेल्स। हाँ, ट्यूमर बहुत अच्छा नीट का क्वेश्चन है। ट्यूमर सेल्स हैव शोन टू अवॉइड डिटेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन बाय द इम्यून सिस्टम, देयरफॉर पेशेंट्स आर गिवन। अब पता चला ट्यूमर सेल मतलब कैंसर की बात हो रही है। हाँ जी भाई, कैंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड वाइड वन ऑफ द मोस्ट ड्रेडेड डिजीजेज में है। और इसका प्रॉब्लम ये आ रही है क्योंकि ये बड़ा तेज है भाई। कैंसर का सेल बच्चों बड़ा, जैसे हम कहते हैं, बड़ा चुस्त है, बड़ा चालू। कैसे करता है वो छुप जाता है, वो पता ही नहीं लगने देता हमारी बॉडी में कि मैं आया हुआ हूँ। वो अपने आप को रिफॉर्म करता है, सरफेस चेंजेस कर देता है, ताकि कोई भी इम्यून सिस्टम आकर उसके ऊपर अटैक ना करे। बड़ा स्मार्ट है, ठीक है ना? हमने भी अपनी स्मार्टनेस दिखाई। हमने क्या किया? हमने ऐसे अल्फा इंटरफेरॉन्स, व्हाट आर इंटरफेरॉन चिल्ड्रन? व्हाट आर इंटरफेरॉन्स? दे आर काइंड ऑफ अ सेलुलर बैरियर्स, ठीक है? And these ones will go, and you also call them as, I would be more precise to give it as a cytokine barrier. क्या बोलेंगे? साइटोकाइन बैरियर्स हैं, और ये साइटोकाइन बैरियर्स है ना? तो साइटोकाइन बैरियर्स क्या करेंगे? ये जाके उसको सीधे इंटरफेरॉन्स वगैरह रिलीज करेंगे, है ना? कौन से करेंगे? इंटरफेरॉन्स करेंगे। अगर सेलुलर बैरियर ले रहे हो तो सेलुलर बैरियर भी बता देती हूँ आपको मैं। सेलुलर बैरियर में आ जाएंगे आपके पास मोनोसाइट्स, और आ जाएंगे न्यूट्रोफिल्स। क्या आ जाएंगे? न्यूट्रोफिल्स। और क्या आ जाएगा? बोलो जी, एनके सेल्स। सो कौन से हैं वो? तो सेलुलर बैरियर बता रहे हैं मैम। अगर मैंने बोला साइटोकाइन बैरियर तो फिर आ जाते हैं इंटरफेरॉन्स। और इंटरफेरॉन्स जो होते हैं ये वायरल के लिए मोस्टली, और बाकी डिसीज़ेस में जहाँ ट्यूमर बनता है वहाँ ये काम करते हैं। तो हमने सोचा कि अगर कैंसर हमारे नॉर्मल इंटरफेरॉन से छुप रहा है, भाग जाता है, इवेड कर जाता है, वर्ड क्या आएगा बेटा? इवेड द इम्यून सिस्टम, इवेड कर रहा है, भाग जाता है, छुप जाता है, तो हम उस पर्सन को जिसको है कैंसर, उसको हम अल्फा इंटरफेरॉन बाहर से अगर दे दें तो वो अच्छे से फाइट कर पाएगा, और बाहर का दिया हुआ अल्फा इंटरफेरॉन उसके ट्यूमर को डिस्ट्रॉय कर देगा। बोलो बच्चा, अब तू कैसे बचेगा? हमने तो बाहर से अल्फा इंटरफेरॉन डाल दिए, ठीक है? तो ये आ गया। फिर से रिपीट कर रही हूँ, ट्यूमर सेल्स हैव शोन टू अवॉइड डिटेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन। यस, ट्रू।
इसको पर हमने क्या दिया, पेशेंट को हमने एक्स्ट्रा बाहर से अल्फा इंटरफेरॉन्स दे दिए जो कि इम्यून सिस्टम को ऑगमेंट करते हैं, बढ़ाते हैं. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. In the IVF, which of the following stage is transferred into the fallopian tube? कौन सी स्टेज fallopian tube में ट्रांसफ़र होती है? तो IVF में IVF क्या होता है? IVF होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मतलब होता है टेस्ट ट्यूब बेबी. अब बेबी कभी भी टेस्ट ट्यूब में नहीं बनता है, होप यू ऑल नो अबाउट दिस. तो ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन लैब में हो रही है, ठीक है. अब जब हमने उसको ऐसे फर्टिलाइज किया तो हम दो तरीके कर सकते हैं. यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गई. अब फर्टिलाइजेशन में हम उसको अर्ली एम्ब्रियो अप टू 8 ब्लास्टोमियर या जाइगोट. मैंने कहा हमने वेट नहीं करना भाई, हमने एम्ब्रियो तक नहीं वेट करना. एम्ब्रियो, दो कंडीशंस आती हैं. तो डॉक्टर क्या सोचता है कि या तो एम्ब्रियो को कर दूं मैं ट्रांसप्लांट ट्रांसफ़र, या फिर मैं एम्ब्रियो से पहले वाली अर्ली एम्ब्रियो भी बोल सकते हो या जाइगोट भी बोल सकते हो. तो जब मैंने जाइगोट और फिर एक और चॉइस एनसीईआरटी देती है अर्ली एम्ब्रियो, तो मैं जाइगोट को तो कहाँ पे भेजेंगे, फेलोपियन ट्यूब में, इसलिए इस टेक्निक का नाम हो जाएगा जिफ्ट, ठीक है. और अगर एम्ब्रियो बनता है तो मैं अब फेलोपियन ट्यूब में नहीं डाल सकती. एम्ब्रियो मतलब 8 ब्लास्टोमियर के ऊपर है तो ये मॉर्यूला स्टेज के पास, तो वो नीचे आ जाएगा यूट्रस में. तो इसको हम देंगे IUT, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र. तो वो जिफ्ट नहीं होगा फिर, ठीक है. इस ट्रांसफ़र जिफ्ट भी नहीं बोला इन्होंने, आपको जानबूझ के कंफ्यूज किया. फेलोपियन ट्यूब बोला, जिफ्ट बोलते तो आपने ढूंढ लेना था. फेलोपियन ट्यूब बोल दिया और साथ में अर्ली एम्ब्रियो डाल दिया. घबराना नहीं, अर्ली एम्ब्रियो से घबराना नहीं. जाइगोट या अर्ली एम्ब्रियो एक ही बात है. एम्ब्रियो मोर देन 8 ब्लास्टोमियर बोलेंगे, इसका मतलब वो यूट्रस में जाएगा, ठीक है जी. आंसर क्या बनाएंगे इसका, 4. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट इज हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट. कटिंग द DNA at specific location became possible with the discovery of probes. नहीं है, everybody knows this, it is the restriction endonuclease. Genetic modification of organism by human race is unethical, beyond morality and can have unpredictable results. Yes, भाई ज़्यादा भी नहीं मैनिपुलेट करो ना. जेनेटिक इंजीनियरिंग बहुत अच्छी है, पर अगर उसके लेवल आगे बढ़ जाएंगे तो हमें GEAC जैसी कमिटीज़ बनानी पड़ेंगी जो रेगुलेट करेंगी. तो बात तो सही है कि बहुत ज़्यादा भी मत करो, हमारी इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय करेगा, इकोसिस्टम को ख़राब करेगा. इन टॉक्सिसिटी टेस्ट सेफ्टी टेस्टिंग, transgenic animals are made to carry the genes which make them resistant. रेजिस्टेंट क्यों करेंगे भाई आप? रेजिस्टेंट कर रहे हो तो फिर आप जेनेटिकली मॉडिफाई क्यों कर रहे हो? हमें रेजिस्टेंट नहीं करा, हमने सेंसिटिव करना है, ताकि जब मैंने टॉक्सिसिटी टेस्ट करनी है, अगर एक ऑर्गेनिज्म को मैं ज़्यादा सेंसिटिव बना दूं तो वो वही रिज़ल्ट बहुत जल्दी दिखा देगा, बहुत जल्दी. कुछ ही जो रिज़ल्ट आना है कुछ ईयर्स में, उसको कुछ महीने में दिखा देगा. तो मुझे उस एनिमल को क्या बनाना होगा, वेरी वेरी सेंसिटिव बनाना होगा, ठीक है. तो मुझे लग रहा है रेजिस्टेंट नहीं होना चाहिए था, मेरे को पढ़ते हुए समझ आ गया, इसका आंसर होना चाहिए था सेंसिटिव. अमेरिकन कंपनी गॉट पेटेंट इन 1990 नहीं है जी, ये 7 है. और क्राई 1AC एंड क्राई 2AB, पहले 1AC, AC चला दो, AC चला दो, गर्मी में हम लोग सब कहते हैं. तो क्राई 1AC एंड क्राई 2AB आर कंट्रोल द कॉटन बॉलवर्म, एंड क्राई छोटा क्राई कर देते हैं, और वो प्रोटीन है और ये जीन है. तो क्या बोलेंगे हम लोग, ये क्राई कैसे बोलेंगे, क्राई 1AB वुड बी फॉर द कॉर्न बोरर, ठीक है. क्लियर हो गया ये पॉइंट. सो इसका आंसर बन जाएगा 2. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Dash visited Dash Islands on his ship called the Dash. He was amazed to see the diversity of creatures, especially Dash. What are 1-4? See, very very famous voyage, मैंने पहले ही बात करा था, living laboratories of evolution. Charles Darwin went to Galapagos Islands, which are still there and they are preserving the same eco diversity. So ये Darwin ने
एक शिप में गए थे जिसका नाम था HMS बीगल। ये रॉयल सर्विसेज की शिप थी और उसमें वो एक अनपेड नेचुरलिस्ट के फॉर्म में गए थे। अनपेड नेचुरलिस्ट मतलब वो सिर्फ नेचर को और एक्सपीडिशन का पार्ट बने हुए थे। वो जहाँ जहाँ शिप रुकती थी वहाँ पे वो रुककर अपने ऑब्जर्वेशंस करते थे, स्पेसिमेन कलेक्ट करते थे। तो जो वो शिप थी वो डार्विन विजिटेड। कौन से आइलैंड्स थे वो? गैलापागोस थे, ठीक है, गैलापागोस थे। और जल्दी बता दो, उसमें HMS बीगल नाम था शिप का। और उन्होंने सबसे मेजर, हमने पहले ही बताया आपको, ब्लैक बर्ड्स देखे जो कि डार्विन्स फिंचेस थी। पर मैं आप सबको बता दूं कि डार्विन फिंचेस जो है वो नाम डार्विन ने नहीं डाला। ये नीट का क्वेश्चन है। डार्विन अपने आप नाम नहीं देगा किसी चीज़ को। उनके रिस्पेक्ट में जितना उन्होंने काम किया था, तो एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम डेविड लैक है, उन्होंने ये नाम डाला था डार्विन का, डार्विन फिंचेस, ब्लैक बर्ड का डार्विन फिंचेस, ठीक है। सो लेट्स, इसका आंसर क्या बन जाएगा बच्चों? डार्विन, गैलापागोस, HMS बीगल, स्मॉल ब्लैक बर्ड। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is the correct option with respect to the organism and the group and its associated excretory structure? Very good. फ्लैटवर्म, प्रोटोनेफ्रीडिया। फ्लैटवर्म्स है, प्रोटोनेफ्रीडिया को हम फ्लेम सेल भी बोल सकते हैं। यस, ये इसका फीचर है, फ्लेम सेल। अर्थवर्म, नेफ्रीडिया, यस सही है। ब्लैनोग्लॉसिस किडनी कहाँ से आ जाएगी भैया? ब्लैनोग्लॉसिस क्या होता है? इट्स अ कनेक्टिंग लिंक। ब्लैनोग्लॉसिस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द कॉर्डेट्स एंड द नॉन कॉर्डेट्स। और ये क्या बनाता है? इसके पास होता है तो है, पर कौन सा ग्लैंड होता है? प्रोबॉसिस ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड होता है? प्रोबॉसिस ग्लैंड होता है। तो किडनी गलत हो गया। एस्टीरियास, एस्टीरियास क्या होता है? स्टारफिश। टिनीडिया नहीं होता। टिनीडिया किसका होता है बच्चों? फेदर लाइक गिल किसके पास होता है? मोलस्का के पास होता है। और अगर कोई पूछे ये, तो इसके पास तो नो एक्सक्रीटरी, NCERT लिखती है कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है। पर अगर फिर भी कोई बोल रहा है तो हम क्या बोल सकते हैं कि इसके पास ट्यूब फीट बोल सकते हैं। ट्यूब फीट फिर भी कह सकते हैं। थ्रू द ट्यूब फीट डिफ्यूजन फ्रॉम द बॉडी सर्फेस, नो स्पेशल एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर, ठीक है जी। तो इसका आंसर ट्रू देखोगे तो इसके पास A and B बन जाएगा, ठीक है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 117. Match the following list of animals with their level. Very very easy question. I think everybody can do so easily. Cell aggregate किसके पास? स्पॉन्जिला क्या होता है? पॉरीफेरा। चलो जी, नेक्स्ट 2 के साथ C बन गया। 1 के साथ C बन गया। और 1 के साथ हमारे पास आ गया है ये 1 जो है ऑर्गन लेवल बोला है। ऑर्गन लेवल के साथ हमारे पास बन जाएगा B। और 2 के साथ बन जाएगा हमारा C। 2 के साथ क्या बन जाएगा हमारे पास? C। सेलुलर एग्रीगेट स्पॉन्ज, सबसे फास्ट बिगनिंग किससे होती है? सेलुलर एग्रीगेट से होती है, वो स्पॉन्जिला आ गया, पॉरीफेरा। और उसके बाद आ जाएगा हमारे पास टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल देखो क्या आ जाएगा? टिश्यू लेवल किसके पास होगा? टिश्यू लेवल होगा हमारे पास विद दी टिश्यू लेवल आ जाएगा थर्ड पॉइंट आ जाएगा हमारे पास ओबेलिया के साथ। ओबेलिया क्या होता है? सीफर है, सीलेंट्रेटा, ठीक है। ये क्या है? सीलेंट्रेटा। तो पॉरीफेरा से शुरू करोगे, सीलेंट्रेटा पे आओगे। और उसके बाद आता है बेटा, देखो हमारी फर्स्ट चॉइस है 1 के साथ B बनेगा, ऑर्गन लेवल फैसियोला। 2 के साथ हमने C मैच कर दिया, सेलुलर एग्रीगेट स्पॉन्जिला हो गया। 3 के साथ टिश्यू लेवल पे हमारे पास ओबेलिया आ गया। और 4 के साथ हमारा A आ गया, ऑर्गन सिस्टम लेवल फेरेटिमा पोस्थ्यूमा, विच इज द earthworm. This is fasciola, which is the platyhelminths, ठीक है जी। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे है ये। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस वाज इजी बट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू द एनिमल किंगडम। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 118. Which one of the following categories of animal is correctly described with no single exception in it? अब ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस आते हैं नो सिंगल एक्सेप्शन वाले क्वेश्चंस हैं।
ये बहुत कॉमन होते हैं और ये आ जाते हैं हमारे नीट में कि कहता है, देखो पहली बात है, कहता ऑल मैमल्स आर विविपेरस एंड पोसेस डायफ्राम। पहले तो भाई इसको तो गलत कर दो, ये ऑल मैमल नहीं होते हैं, देयर आर सम मैमल्स विच आर एग लेइंग, तो ये बात तो गई। ऑल रेप्टाइल पोसेस स्केल्स हैव अ 3, चल भाई ये पॉइंट गया। ऑल रेप्टाइल 3 चेम्बर तो है नहीं भाई, इसमें एक्सेप्शन किसका लिखना है मैंने, क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल क्या करता है, क्रोकोडाइल जो होता है उसका चेम्बर कैसा होता है, 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है। ऑल बोनी फिशेस हैव, जल्दी से बता दो, बोनी फिशेस के पास क्या होता है, जल्दी बताओ। बोनी फिशेस के पास 4 पेयर्स ऑफ गिल्स होते हैं एंड एन ओपर्कुलम होता है। सही बात है, किसी कोई एक्सेप्शन नहीं आता। कोई बच्चा मुझे अभी बोल रहा होगा, मैम काईमेरा भी तो होता है। काईमेरा क्या होता है, काईमेरा तो कार्टिलेजिनस फिश होती है और वो बल्कि ओपर्कुलम दिखाती है, वो फीचर, वो कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन कार्टिलेजिनस एंड बोनी फिश। बट जब बोलते ऑल बोनी फिशेस हैव 4 पेयर्स ऑफ गिल्स एंड एन ओपर्कुलम ऑन ईच साइड, एकदम सही। ऑल स्पॉन्जेस आर मरीन, कहाँ से भाई, ये भी गलत हो गया क्योंकि हमारे पास तो एक फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है जिसका नाम होता है, जल्दी जल्दी क्या होता है, स्पॉन्जिला। क्या नाम होता है, स्पॉन्जिला। ठीक है जी, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा पहले तो मेरे को एक बात बता दो, इसमें कोई डाउट तो नहीं आया आप लोगों को, ये ऑल बोनी फिशेस हैव 4 पेयर्स ऑफ गिल, तो ये तो एकदम सही विदाउट एक्सेप्शन। ये तीनों स्टेटमेंट्स गलत थी, थर्ड वाली सही थी, आंसर थर्ड बन गया। ठीक है, अब लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 119, यूकैरियोटिक फ्लैजिला एंड सेंट्रियोल शेयर। चलो फ्लैजिला देख लेते हैं। जो फ्लैजिला होता है और एक हमारा आ जाता है सेंट्रियोल, सेंट्रोजोम के अंदर 2 सेंट्रियोल। अब जो सेंट्रियोल है उसका अरेंजमेंट कैसा होता है, यहाँ सेंटर में उसके एक ओपन स्पेस हब होता है, हब, और इधर क्या होता है, इसके तो सेंटर में 2 सिंगलेट होते हैं जॉइंड बाय डबलेट, सेंट्रल शीथ होती है और इधर इसके डबलेट्स होते हैं और इसके पास यहाँ प्रोटीनेशियस हब होता है, साइड पे ट्रिपलेट पेरिफेरल, ट्रिपलेट फिब्रिल्स होती हैं। ठीक है, तो इसके अरेंजमेंट को बोलते हैं भाई साहब 9+2, इसके अरेंजमेंट को बोलते हैं भाई साहब 9+0। कहता है यूकैरियोटिक फ्लैजिला एंड सेंट्रियोल शेयर सिमिलैरिटी एज बोथ ऑफ देम आर फाउंड इन हायर प्लांट सेल। चलो भाई, सेंट्रियोल होता नहीं है, centriole are not seen in the higher plant cells. Lower plant cells also mostly seen where they are making a flagellar structure. ठीक है, have 9+2, ना 9+2 ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है, have tubulin protein, 9+2 तो सिर्फ इसमें दोनों में सिमिलर तो ना, ट्यूबुलिन प्रोटीन मेरे को सही लग रहा है क्योंकि जो ये पेरिफेरल ट्रिपलेट्स हैं ये भाई ये सब ये किसके बने हुए हैं, माइक्रो टिब्यूल्स के बने हुए हैं, माइक्रो टिब्यूल जो कि आगे बना हुआ है अल्फा एंड बीटा ट्यूबुलिन में बना हुआ है। ठीक है जी बच्चों, सो ये क्वेश्चन बन गया, थोड़ा आसान है पर अच्छा क्वेश्चन इसलिए क्योंकि आपको कंपैरिजन बता रहा है 9+0 एंड 9+2 का। ठीक है, तो अब लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग एनाफेज डैश सेपरेट centromere of each chromosome remains directed towards the pole with the arms of the chromosome trailing behind. जब कुछ भी नहीं लिखते ना 1 या 2 तो फिर आपने इसको एनाफेज समझना है माइटोसिस का, और माइटोसिस में किसकी बात होती है, सिस्टर क्रोमैटिड्स की। किसकी बात होती है जल्दी बताएंगे, सिस्टर क्रोमैटिड्स की। और ड्यूरिंग डैश फेज क्रोमोसोम्स डू अंडरगो सम डिस्पर्शन, they do not reach the extremely extended state of the interphase nucleus. अब वो तो सही हो गया, एनाफेज में सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हो जाते हैं, ये लो ये एनाफेज है ऐसे पड़ा हुआ है, ये रहा ऐसे पड़ा हुआ है। अब इसमें अगर मैंने माइटोसिस दिखाना है तो ऐसे बनेगा, ऐसे ऐसे बनेगा, ऐसे इधर से ऐसे, इधर से ऐसे। सो ये तो हो गया एनाफेज। अब बोलता है ड्यूरिंग डैश फेज क्रोमोसोम्स डू अंडरगो सम डिस्पर्शन, बोलता है ऐसे है ये ना एक फेज है, इसमें क्रोमोसोम इधर आ गया एक इधर आ गया। अब वो कहता है ये थोड़ा थोड़ा डिस्पर्शन हो जाता है पर पूरा अच्छे से नहीं बन रहा, इसका मतलब उसको पता है कि मुझे अब दोबारा से डिवाइड करना है तो मैं क्यों पूरी तरह बनूं। समझ आ रही, पढ़ो मेरे साथ पढ़ो। ड्यूरिंग डैश फेज क्रोमोसोम्स डू अंडरगो सम डिस्पर्शन बट दे डू नॉट रीच द एक्सट्रीमली एक्सटेंडेड स्टेट ऑफ द इंटरफेस। सो ये कौन सी चीज़ हो गई, ये आ गया हमारा टीलोफेस।
पर कौन सा टीलोफेज है जिसको पता है कि मुझे अब फिर से डिवाइड करना है? टीलोफेज 1। सो आंसर बन जाएगा सिस्टर क्रोमैटिड्स एंड टीलोफेज 1। होमोलोगस क्रोमोसोम मत बोलना, होमोलोगस क्रोमोसोम मेयोसिस में बोला जाता है। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात? अब चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच द कॉलम 1 एंड कॉलम 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। बहुत आसान है। एक्सियल स्केलेटन, भाई एक्सियल 80 बोन्स का होता है। अपेंडिकुलर स्केलेटन 126 बोन्स का होता है। फेशियल रीजन्स में 14 बोन्स होती हैं और रिब्स जो होते हैं वो 24 बोन्स के होते हैं। 12 बोन्स अगर मैंने लिखे होते हैं यहाँ पे तो वो गलत था। 12 इंटू 2 होते हैं रिब के जो बनता है। ठीक है, एक्सियल स्केलेटन 80 बोन्स का होता है। अपेंडिकुलर आंसर कुछ मिल रहा है क्या? ए से 3 बना दिया, बी से 1 बना दिया, सी से आपने 2 बना दिया और डी से आपने 4 बना दिया। एक्सियल में आपका एक्सिस है, बॉडी का एक्सिस है, ये पूरा एक्सिस है। अपेंडिकुलर साइड। ठीक है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। PBR 322 has EcoR1 enzyme that can be used as a selectable marker. सबसे पहली बात, मैं यहाँ आपको एक छोटा सा स्टोरी सुनाती हूँ। स्टोरी सुनाऊँ? हैं? PBR 322 की स्टोरी सुनो। PBR 322 ये एक जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लाज्मिड है। बॉलिवर एंड रॉड्रिक साइंटिस्ट का नाम है। 322 ये स्ट्रेन का नंबर है। यहाँ पे अमर, एम्पीसिलिन को हमने बोला अमर। अमर हैज़ हैड 2 sons, प्रशांत and Paval, who went for the economics EcoR1 class, CLA 1 and Hind 1, Hind 3 which and a Hindi tuition। पहले मैं लिख लूँ फिर आपको बता देती हूँ। एम्पीसिलिन का रेजिस्टेंस की ये साइट है। मैं PBR 322 का स्ट्रक्चर बना रही हूँ यहाँ आपके सामने और इधर मैं लिखूँगी ये साइट आ जाती है, ये बाम H1 है, बाम H1 जिस पे आपको सेल 1 मिलता है। ठीक है जी, एंड बाम H1 हो गया और बाम H1 यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है और ये जो साइट है ये साइट आपको मिलेगी, किसकी मिलेगी? ये साइट होती है हमारी टेट्रा साइक्लिन के रेजिस्टेंस की, ये री टेट्रासाइक्लिन का रेजिस्टेंस। ठीक है, और इधर फिर आ गया हमारा रोप, रोप में, और इधर आ गया हमारा ओराए। ठीक है जी, अब आ जाते हैं हम लोग कि ये पूछता है कि PBR 322 हैज़ EcoR1 एंजाइम। हाँ, EcoR1 तो होती है पर EcoR1 कभी नहीं होती है, EcoR1 नहीं होती है। क्या होती है? और EcoR1 की रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होती है। क्या होती है? रिस्ट्रिक्शन साइट होती है, रिस्ट्रिक्शन साइट होती है। कभी भी एंजाइम नहीं लिखना, कोई पूछे बोले आप तो बोलोगे EcoR1 मैम आपने बनाई है EcoR1, नहीं, EcoR1 की रिस्ट्रिक्शन साइट या क्लोनिंग साइट होती है। ठीक है, माइक्रो इंजेक्शन इन्वॉल्व्स द बम्बार्डमेंट ऑफ द सेल्स विद हाई वेलोसिटी माइक्रो प्रोटीन्स ऑफ गोल्ड और टंगस्टन। ठीक है, ये देखो कि भी माइक्रो इंजेक्शन का बना लेते हैं। माइक्रो इंजेक्शन जो होता है ना वो माइक्रो नीडल होती है। माइक्रो इंजेक्शन माइक्रो नीडल जो है ये तो एक पिपेट है, ग्लास की नीडल है, माइक्रो पिपेट होती है जिसके थ्रू हम इक्सी करते हैं। पर जो तुमने बोल दिया बम्बार्डमेंट ऑफ सेल्स विद हाई वेलोसिटी ऑफ गोल्ड एंड टंगस्टन, वो किसकी बात कर रहे हो आप? बायोलिस्टिक्स की बात कर रहे हो, वो आप जीन गन की बात कर रहे हो। तो दोनों चीज़ों को मिक्स करके कंफ्यूज किया गया, ये स्टेटमेंट गलत है। और आई इज द सीक्वेंस फ्रॉम वेयर द रेप्लिकेशन ऑफ द DNA स्टार्ट्स एंड इट ऑल्सो कंट्रोल्स द कॉपी नंबर। यस जी, ये भी सही है। ट्रीटिंग बैक्टीरियल सेल विद डाइवेलेंट केटायन डिक्रीजेज, नहीं, उसको हम इंक्रीज करवाते हैं। और सेल का नाम क्या बोल देते हैं ऐसे में? कंपिटेंट। सेल कैसा बन जाता है बेटा? कंपिटेंट सेल बन जाता है। ठीक है, सो इसका आंसर आपके पास आ गया थर्ड। कौन सा करेक्ट है? ये गलत है क्योंकि ये रिस्ट्रिक्शन
साइट होती है, क्लोनिंग साइट होती है, एंजाइम खुद नहीं प्रेजेंट होती है। जीन गन के लिए ये पार्ट लिखा हुआ है, माइक्रो इंजेक्शन के लिए नहीं। और ट्रीटिंग बैक्टीरियल सेल से उसकी जो है इंक्रीज होनी चाहिए और वो कंपिटेंट होस्ट बनता है ऐसे में, ठीक है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से idli and dosa are made from the dough fermented by microbes. In paddy fields, cyanobacteria serve as an important biofertilizer. Many members of the bacterial species Glomus form mycorrhiza. देखो अब बैक्टीरियल स्पीशी, अरे ये तो फंजाई है, ये तो हम सबको पता है। सो ये आंसर गलत हो गया। ट्राइकोडर्मा आर फ्री लिविंग फंजाई दैट आर वेरी कॉमन इन द रूट इकोसिस्टम। वेरी गुड, इट प्रोटेक्ट्स द रूट्स। वेरी नाइस क्वेश्चन। ट्राइकोडर्मा इज इंपॉर्टेंट। सो इनकरेक्ट क्या बन गया? बैक्टीरियल नहीं होता, फंजाई होता है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Assertion. Oxyhemoglobin dissociation curve will shift to the right side at the tissue level. Let us make an oxygen dissociation curve. यहाँ पे होती है PO2 और यहाँ पे होता है percentage saturation of oxyhemoglobin. अब धीरे धीरे पिक करता है, लीड लेता है और एकदम स्टेबल हो जाता है। लैग लॉग स्टेडी, ये सिग्मोइड होता है, ठीक है। तो कहता है अब अगर तुमने इसमें ऑक्सीहेमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व विल शिफ्ट टू द राइट साइड एट टिश्यू लेवल। चलो देखते हैं भाई, अगर मैंने टिश्यू पे जाना है तो ये मैंने सपोज बना दिया PCO2 40 पे। अब जब टिश्यू पे आया, कलर बदल लेते हैं, टिश्यू पे जब आया तो टिश्यू पे ये बन गया ऐसे। सो PCO2 इसका बन गया 60। तो 60 पे तो ये नीचे आएगा ही आएगा, हाँ ना। जब PCO2 बढ़ा दोगे तो ऑक्सीजन तो रिमूव होने लग जाएगा। तो इसको कहते हैं बोहर्स इफेक्ट। क्या बोलते हैं बेटा इसको? बोहर्स इफेक्ट, ठीक है। इसमें डाउनवर्ड मूवमेंट है, इसको कहते हैं कैडेट फेस राइट। सुन लेना मेरी बात, मैंने क्या लिखा? कैडेट फेस राइट। सी से बना, कब राइट पे जाएगा? ग्राफ कब राइट को मूव करता है? जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है, ब्लड एसिडिक हो जाता है, 2,3-DPG बन जाता है और 2,3-DPG बन जाता है और E हमारी एक्सरसाइज हो जाती हैं और T टेम्परेचर बढ़ जाता है। इन सब चीज़ों में हमारा कैडेट फेस राइट हो जाता है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। तो इसमें क्या आए, एक बार देख लो मेरे साथ असर्शन एंड रीजन। ऑक्सीहेमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व विल शिफ्ट टू द राइट साइड एट द टिश्यू लेवल। टिश्यू पे राइट पे आ जाएगा। PCO2 H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन एंड pH आर हायर एट द टिश्यू लेवल। यस, सो आंसर क्या बनता है कि देखो क्या बोल दिया, बहुत सही है। PCO2 चलो पढ़ लिया मैंने, H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन मैंने पढ़ ली, हाई हो गई। पर भाई साहब ये क्या है, वाइट से मार्क कर देते हैं। क्या pH बढ़ गया है? अरे भाई pH तो कम होता है। ये दोनों चीज़ें सही बोल रहे हो और फिर pH को हाई बोल रहे हो। नहीं, pH क्या हो जाना चाहिए? घट जाना चाहिए। मतलब ब्लड को क्या बनना चाहिए? एसिडिक, राइट। सो लेट्स गो नाउ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is, activated sludge should have the ability to settle quickly so that it can be। जब activated sludge बन गया, यहाँ पे ये activated sludge है जिसके अंदर हैं फ्लॉक्स मैंने पहले भी पढ़ा था, अभी इस पेपर में मैंने सोचा बच्चों को बताएंगे आगे चल के। फ्लॉक्स क्या होते हैं? फंगल फिलामेंट्स विद ऑक्सीजेनिक कोर। देखते जाओ क्या बनती है, फंगल फिलामेंट्स विद ऑक्सीजेनिक कोर, ठीक है, फ्लॉक्स। अब क्या होता है कि फ्लॉक जो होता है ना, ये बड़ी जल्दी टूट जाएगा अगर इसको ऑक्सीजन नहीं देंगे। तो हम चाहते हैं कि जैसे ये बने, ये जल्दी से सेटल हो और इसको मैं एक्टिवेटेड स्लज बनाऊं और बनाकर मैं ऐसे एरोबिक डाइजेस्टर में डाल दें ताकि जल्दी से एरेशन टैंक में ये चला जाए और प्रोसेस को एक्टिवेट कर दे। तो ये एक्टिवेटेड स्लज की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए कि वो बड़ी जल्दी से पंप कर दो, वरना ये टूट जाएंगे। क्योंकि ये क्या होते हैं? ये होते हैं फ्लॉक्स, फंगल फिलामेंट विद ऑक्सीजेनिक कोर, ठीक है जी बच्चा। लेट्स गो टू द
next question. The next question is, find the correct statement. First clinical gene therapy was given in 1997 to a 4-year-old girl with an ADA deficiency. कब दी गई थी, कब दी थी? फर्स्ट क्लिनिकल 1997 में तो नहीं दी थी, 1990 में दी गई थी. ये गलत हो गया. If a gene isolated from the marrow cells producing ADA is introduced into cells at early embryonic stage, it could be a permanent cure. अगर तुमने जीन थेरेपी में परमानेंट क्योर लेना है तो भाई ये काम करो, एम्ब्रियो पे जाओ. क्या काम करो? एम्ब्रियो पे जाओ. अब ह्यूमन एम्ब्रियो पे ये काम करना तो खतरे से खाली नहीं है, इसीलिए जीन थेरेपी का परमानेंट क्योर हमको नहीं मिल पाता. हम कर देते जीन थेरेपी पर, हम सोमैटिक सेल्स पे कर देते हैं, हम ऐसे सेल्स पे करते हैं जो ऑलरेडी फॉर्म्ड होते हैं, तो वो परमानेंट क्योर नहीं मिलेगा. परमानेंट क्योर जीन थेरेपी में तब मिलता है जब हम एम्ब्रियो में जाके उस जीन को रिप्लेस कर दें ताकि आने वाली जनरेशन्स उस डिजीज़ से फ्री हो जाए. ये होती है जीन थेरेपी ओरिजिनल. बट ह्यूमन के केस में तो ये नहीं हो पा रहा. इवन हमारी जो हमने एडा में करा, डेफिशिएंसी में करा, वो भी परमानेंट क्योर नहीं होता, एक मिडिल पाथ लिया गया. ठीक है. अ फंक्शनल एडीए, कॉपी डीएनए या कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए is introduced into the lymphocytes using a disarmed. सब सही चल रहा था, ये गलत हो गया. क्या आंसर होना चाहिए था? रेट्रोवायरस. ठीक है. इन इंडिया 22 रिकॉम्बिनेंट नहीं जी. कितने रिकॉम्बिनेंट्स हैं? 30 रिकॉम्बिनेंट थेरेप्यूटिक्स इंडिया में, टोटल 30 हैं. इंडिया में कितने यूज़ हो रहे हैं? 12 रिकॉम्बिनेंट थेरेप्यूटिक्स आर यूज्ड. ठीक है जी. तो आंसर क्या बन जाता है? बी ओनली. नेक्स्ट पे चलते हैं. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड हैज़ अ वेरी हाई ऑस्मोलैरिटी विच इज़ मेंटेन्ड बाय. देखो, अब जब हम मेडुलरी इंटरस्टिशियल बोलते हैं तो हम यहाँ से, ये हमारा बोमैन कैप्सूल है, ये हमारा पीसीटी है. ठीक है. ये हमारा बोमैन कैप्सूल है. अच्छे से बना लेते हैं एक बार. बोमैन कैप्सूल पे बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं. ये बोमैन कैप्सूल है, ये हमारा पीसीटी है. सो बोलता है कि मूवमेंट ऑफ NaCl फ्रॉम द डिसेंडिंग लिम. अरे भाई, डिसेंडिंग लिम तो इम्परमिएबल है, वो तो सिर्फ क्या रिमूव करता है? वाटर. तो ये स्टेटमेंट तो हो गई गलत. यूरिया एंड H पॉजिटिव प्रेजेंट इन द इंटरस्टिशियम. H पॉजिटिव कुछ नहीं होता. दो चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती है बच्चों, जल्दी से बता दो. कौन बताएगा? NaCl एंड यूरिया आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इन द मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम. सो ये भी गलत हो गया. मूवमेंट ऑफ यूरिया फ्रॉम द कलेक्टिंग डक्ट. यस, ये बात सही है कि यहाँ से लार्ज अमाउंट्स ऑफ वाटर निकलते हैं, उस लार्ज अमाउंट्स ऑफ वाटर के साथ स्मॉल अमाउंट्स ऑफ यूरिया चला जाता है. भाई सही बात है, और वो इधर आ जाता है. सो यस, ये स्टेटमेंट मुझे सही लग रही है, ये वाली सही लग रही है मुझे. मूवमेंट ऑफ यूरिया फ्रॉम द असेंडिंग लिम. अरे भाई नहीं, ज़रा भी नहीं. टू द मेडुलरी, ना, यहाँ नहीं यूरिया निकलता, कलेक्टिंग डक्ट में से निकलता है. राइट हो गया. तो आंसर बन गया इसका. स्टेटमेंट मुझे कौन सी ढूंढनी थी? सही ढूंढनी थी, और उसका आंसर बन गया 3. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके चिल्ड्रन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. 128 स्टेटमेंट 1. एंजल फिश एंड फ्लाइंग फिश. दोनों फिशेज हैं. एंजल फिश हमारी टेरोफाइलम होती है, फ्लाइंग फिश हमारी, जल्दी से बोल दो, एक्सोसीटस होती है, और ये दोनों बोनी है. सो इनके पास ब्लैडर होता है. हाँ, ब्लैडर होता है जो स्विम ब्लैडर बोलते हैं, और उसको रेगुलेट कर देता है. साइक्लोस्टोम पोसेस 6 to 15 पेयर्स. हाँ जी. एंड सर्कुलर सकिंग, दीज आर दी सर्कुलर माउथ फिशेज, दे आर द साइक्लोस्टोम. सो आंसर बन गया. बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट. वेरी गुड, शाबाश. एंजल फिश एंड फ्लाइंग फिश. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which bacterium is used in the production of insulin by genetic engineering? कौन सा बैक्टीरिया यूज़ हुआ इंसुलिन को बनाने के लिए? इंसुलिन को बनाने के लिए हमने बैक्टीरिया लगा लिया. नो नो, हम नहीं मानते, ये तो गलत बोल रहे हो आप. इंसुलिन तो यूकैरियोटिक प्रोटीन होता है. नो नो, कैसे बनेगा? प्रोकैरियोटिक पे नहीं बनेगा, है ना? यही माइंड में आया ना. पर एक्चुअली हम जब इंसुलिन के लिए बनाते हैं, हमने लिटरली एली लिली ने ई कोलाई में बनाया. कैसे किया उसने ना फंक्शनल जो सीक्वेंस थी वो डाल दी बाय रिमूविंग दी
इंट्रॉन्स एक्सॉन बाय स्प्लाइसिंग कर दिया उसने पहले, और डीएनए सीक्वेंस जो है वो प्रॉपर जो चेन ए और चेन बी की डीएनए सीक्वेंस थी वो डालकर उन्होंने जो इंसुलिन को बनवा लिया, और ऐसी इंसुलिन एग्जैक्ट कॉपी चेन ए एंड चेन बी, चेन सी नहीं चाहिए होती है, तो वो उन्होंने चेन ए एंड चेन बी किस में बनवा ली, बैक्टीरिया में बनवा लिया। किस प्रोटीन को बनवा लिया, यूकैरियोटिक प्रोटीन को बैक्टीरिया में बना दिया। ठीक है जी, तो ये हमारे पास कहाँ पे विच बैक्टीरियम इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, क्या आंसर दोगे जल्दी बता दो, ई कोलाई, राइट। नेक्स्ट पे चलते हैं, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? लैरिंक्स इज अ कार्टिलेजिनस बॉक्स विच हेल्प्स इन साउंड प्रोडक्शन, यस वेरी राइट, बॉक्स होता है। The trachea, primary, secondary and tertiary bronchi and initial bronchioles are supported by incomplete, अगर मैं complete करती तो गलत था, incomplete cartilaginous, yes एकदम perfect. Each terminal bronchiole give rise to number of very thin, भाई ये क्या होता है, ये गलत हो गया, रेगुलर नहीं होता, क्या होना चाहिए था, इरेगुलर। ठीक है, कैसे होती है एल्वियोलाई, वैस्कुलराइज्ड बैग होती है बट इरेगुलर होती है। ट्रैकिया कैसी ट्यूब होती है, स्ट्रेट होती है और मिड थोरैसिक पे होती है, और T5 पे बाइफर्केट करती है। ठीक है, तो आंसर इसका बन गया हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। तो कौन सी करेक्ट हो गई, ट्रैकिया हो गई, करेक्ट हो गई, लैरिंग्स करेक्ट हो गई, और ये करेक्ट हो गई। ठीक है, तो 3 करेक्ट हो गई। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following set of structures are absent in human heart? अब ह्यूमन हार्ट में AVN क्या होता है, AV नोड, ये लो जी, AV नोड यहाँ होता है, ये रहा AV नोड, ऐसे नोड यहाँ होता है। बाइकास्पिड वॉल्व, सेमील्यूनार, हाँ जी, बाइकास्पिड वॉल्व इस साइड होते हैं, लेफ्ट साइड पे हमेशा याद रखना। माइट्रल valve, bicuspid is a mitral valve which is seen on the left side, and semilunar valve, atrioventricular septum, interatrial, सब कुछ होता है। साइनस वेनोसस एंड कोनस आर्टेरियोसिस, ये दोनों स्ट्रक्चर किसके हैं, ये फ्रॉग के हार्ट के हैं। किसके हैं, फ्रॉग के हार्ट के स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, साइनस वेनोसस याद रखना, ये हमारा दिखता है, ये दिखता है डॉर्सली और ये दिखता है वेंट्रली। ठीक है जी, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट। बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारा कुछ, मैंने यहाँ स्टार लगा दिए, बच्चों ने याद रखना है, सब कुछ इस टेबल से इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेप्टोकाइनेज, क्लॉटबस्टर, परफेक्ट। साइक्लोस्पोरिन, इम्यूनोसप्रेसेंट, परफेक्ट। स्टैटिन, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट, दुनिया में बहुत बढ़िया अच्छा ड्रग जिसने बहुत सारे हार्ट पेशेंट्स को बचाया है, उसका नाम है स्टैटिन। और लैक्टिक एसिड, लैक्टोबैसिलस, परफेक्ट जा रहा है, पर क्लियर्स बॉटल फ्रूट जूसेस ना बाबा ना, उसमें आएगी एंजाइम, पैक्टिनेज आएगी। ठीक है, एमाइलेज आ सकती है, ये ऐसी एंजाइम्स आ सकती हैं, ये नहीं आ सकता। लैक्टिक एसिड तो भाई कर्डलिंग ऑफ द मिल्क है, विटामिन B12 इन्हांसमेंट में रोल प्ले कर सकता है। ठीक है, सो ये आंसर गलत हो गया, इन्होंने पूछा इनकरेक्ट, हमने आंसर दे दिया 4। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। जॉर्ज पैलेड, देखो जॉर्ज पैलेड का आया डिस्कवर्ड एन ऑर्गेनली लैकिंग अ पैलेड पार्टिकल राइबोसोम्स। उसके बाद आया कैमिलियो गोल्जी। अब गोल्जी ने तो समझ आता है कि गोल्जी एपरेटिस ही बनाया होगा, है ना बच्चों, हम इतना आसान नहीं करेंगे आपके लिए। हमने क्या करना है, वहाँ कर दिया डिस्कवर्ड एन ऑर्गेनली इन्वॉल्व इन ग्लाइकोसाइलेशन, यस दैट्स द गोल्जी बॉडी। दिस इज अ नीट क्वेश्चन। ग्लाइकोसाइलेशन, ग्लाइकोसाइडेशन, शुगर का मॉलिक्यूल प्रोटीन से जुड़े ग्लाइकोसाइलेशन, शुगर का मॉलिक्यूल लिपिड से जुड़े ग्लाइकोसाइडेशन। ठीक है जी, सो ये बन गया हमारे पास, आंसर आ रहा है जी बड़ी जल्दी। कैमिलियो गोल्जी इधर आ गया है सर, रॉबर्ट ब्राउन आ गया, रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था जल्दी से बताएंगे। सी पे आ गया 2, डिस्कवर्ड ऑर्गेनली विच इज लैकिंग इन द मैच्योर आरबीसी विच इज द रॉबर्ट ब्राउन, बोलो जल्दी से, न्यूक्लियस। एंड रुडोल्फ वर्शाउ, ही स्टेटेड ओमनिस सेलुला, सब बच्चों को ये याद आता है ना, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ठीक है, सेल ऑलवेज अराइजेस फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल, आंसर बन गया 4th।
नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीज इन द ब्लड प्रेशर. तो बोलता है भाई ब्लड प्रेशर डिक्रीज, ये बड़ा कंफ्यूज लगता है मैम, प्लीज़ इसकी कोई हेल्प कर दो, ऐसे बच्चे बोलते हैं. तो देखिए जब भी लो ब्लड प्रेशर का क्वेश्चन आएगा तो आपके पास रास सिस्टम ऑन होएगा, रास सिस्टम हो जाएगा ऑन, रास को ऑन कर देंगे लो बीपी में. और फिर जब भी लो बीपी है या लो जीएफआर है, लो जीएफआर है, जीएफआर लो बीपी, तो एडीएच भी आ जाता है. पर एक बंदा है जो हाई बीपी पे काम करता है, हाई बीपी पे, ठीक है, हाई व्हेन एवर, मेरा क्वेश्चन आप कंफ्यूज नहीं होना है, व्हेन एवर लो बीपी तो कौन ऑन करना है, रास को ऑन करना है. तो इसका मतलब रास क्या करता है, ये इंक्रीजेस, देखो जी इंक्रीजेस ब्लड प्रेशर. एडीएच भी क्या कर देगा इनडायरेक्टली, इंक्रीजेस द ब्लड प्रेशर. एंजियोटेंसिन भी क्या करता है, इंक्रीजेस द ब्लड प्रेशर. पर मुझे पूछा गया है फॉर डिक्रीज इन द ब्लड प्रेशर. तो हाई बीपी पे, व्हेन एवर हाई बीपी, तो एक चीज़ बनती है जिसका नाम है ANF विच इज़ एंटी रास. मैं कोशिश कर रही हूँ आपको मैक्सिमम इंफॉर्मेशन दूँ एक्स्ट्रा भी, इसीलिए मैं वहाँ लेके जा रही हूँ आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम पे. व्हेन एवर हाई बीपी ANF ऑन हो जाता है, ANF स्विच ऑन, एंटी रास का काम करता है और बीपी को लोअर कर देता है. सो क्या कर रहा है ANF, लोअर द ब्लड प्रेशर बच्चा. तो ब्लड प्रेशर लो कर देता है और इसीलिए ये हमारा आंसर इसमें आ जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज रिस्पॉन्सिबल टू डिक्रीज द ब्लड प्रेशर. आंसर आ जाएगा ANF. और इस पे भी ज़रा बात कर लो भाई. पैरासिम्पथेटिक एंड सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम. पैरासिम्पथेटिक भी डिक्रीज करता है, डिक्रीजेस द बीपी. और सिंपथेटिक भी क्या करता है, सिंपथेटिक क्या हमेशा फियर, बोल दो जल्दी से कब बनता है सिंपथेटिक, फास्ट फास्ट लास्ट क्वेश्चन को अप्रोच कर रहे हैं, जल्दी से बताओ सिंपथेटिक कब बनता है, फियर फाइट एंड फ्लाइट पे बनता है, फियर फाइट एंड फ्लाइट पे बनता है. सो ये जो क्वेश्चन है इसमें हमने डिक्रीज ब्लड प्रेशर करना है. ANF एंड पैरासिम्पथेटिक ब्लड प्रेशर डिक्रीज करता है. पैरासिम्पथेटिक के लिए मैं एक आपको चीज़ बताती हूँ, रेस्ट एंड डाइजेस्ट याद रख लेना, रेस्ट एंड डाइजेस्ट. रेस्ट एंड डाइजेस्ट पैरासिम्पथेटिक मतलब स्लो इजी, ब्लड प्रेशर लो पैरासिम्पथेटिक. फियर फाइट फ्लाइट कौन करवाएगा, सिंपथेटिक कराएगा. ठीक है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. साइंटिस्ट इज डेवलपिंग अ पेस्ट रेजिस्टेंट टोबैको. अब अच्छा हो गया, RNA इंटरफेरेंस का कॉन्सेप्ट भी आ गया. पेस्ट रेजिस्टेंट बना रहा है टू कॉम्पैट नेमेटोड मेलिडोगाइन इनकॉग्निशिया. ही यूजेस एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर, वेक्टर यूज कर लिया एग्रोबैक्टीरियम, नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर. और टू इंट्रोड्यूस नेमेटोड स्पेसिफिक जीन इनटू द होस्ट प्लांट. द DNA इंट्रोड्यूस्ड इज सच दैट इट प्रोड्यूसेस अ सिंगल स्ट्रैंडेड RNA. दैट इनिशियल कभी भी सिंगल स्ट्रैंड RNA कर ही नहीं सकता भाई, डबल स्ट्रैंडेड RNA चाहिए होता है RNA इंटरफेरेंस के लिए. बोले सही, हाँ जी सही. डायरेक्टली इंट्रोड्यूस्ड इनटू द जीनोम ऑफ द टोबैको प्लांट, नहीं जी, ये RNA इंटरफेरेंस है, ये जीनोम, हम लोग उसके अंदर टोबैको प्लांट में कुछ नहीं डाल रहे. सच दैट इट इनिशिएट्स RNA इंटरफेरेंस दैट साइलेंसेस द mRNA ऑफ द टोबैको. बड़ा सही था, सारा कुछ सही जा रहा था भाई, ये यहाँ तक सही था. टोबैको प्लांट के अंदर नहीं जा रहा भाई, मेलिडोगाइन के अंदर जा रहा है. रिस्पॉन्सिबल फॉर RNA इंटरफेरेंस दैट फॉर्म्स कॉम्प्लीमेंटेरिटी विद द स्पेसिफिक mRNA ऑफ द, बोलो जल्दी बच्चों, ऑफ द नेमेटोड. सो ये आंसर सही है. नेमेटोड के mRNA को हमने साइलेंस करवाना है. टोबैको प्लांट ये वो अटरम शटरम कुछ नहीं. और सिर्फ इतना याद रखना कि आपने बनाना है डबल स्ट्रैंडेड RNA, because double stranded RNA will initiate the RNA interference complex. Is that right? So all the best to all of you. Work very hard, very few days are left. That is why we have started with this special re-NEET mock series. सारे टेस्ट देने आपने डेडिकेटेडली, ठीक है, और बहुत मेहनत करनी है बेटे. भगवान ने हमें अपॉर्चुनिटी दी है और हम हार्ड वर्किंग एंड ऑनेस्ट है, हमने उसको पूरी तरह अवेल करना है. ठीक है, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू. थैंक यू चिल्ड्रन, थैंक यू.